फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड यानी कि पीओसी सेकंड। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट का निचोड़ लेकर आए हैं। मतलब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 मार्क्स के जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में विद सॉल्यूशन। यानी कि सिंपली देखा जाए तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पीओसी सेकंड के बारे में लगभग सारी बातें पता चल जाएंगी और एग्जाम आएगा तो आप बहुत अच्छे से जो है इसको करके आ सकते हो। तो हमने आपको जो अभी माइक्रोबायोलॉजी के प्रोवाइड किए थे निचोड़ वीडियो वाली, तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि भाई आपके कितने क्वेश्चन फंसे। हमने टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए थे और 2 मार्क्स वाले भी दिए थे। तो जो भी कैसा आपका पेपर हुआ, कैसा आया, क्या आया, आपको कमेंट करके बताना। बाकी जो हमारे केयरवेल फार्मा ऐप के क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं वो भी अपना रिव्यू दे। तो अब अगर बात करें वो अपने पीओसी सेकंड के बारे में, तो वही बात है कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं निचोड़ वाली वीडियो, उनके लिए थोड़ी बात ये है कि देखो ये जो हमारे 2 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे क्या होगा कि आपका एक तो पूरा क्विक रिवीजन हो जाएगा यूनिट 1 से लेके 5 तक, या सिंपल बोला जाए तो एक तरह से महा रिवीजन हो जाएगा। और इसके अलावा आपको क्या होगा कि ओवरव्यू मिल जाएगा या एक तरह से समरी वर्जन मिल जाएगा आपको 5 यूनिट का। और इससे ये होगा कि हर एक टॉपिक के बारे में, अप्रॉक्स सारे टॉपिक के बारे में आपको कुछ ना कुछ बातें पता होंगी। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप उसको खाली छोड़कर नहीं आओगे, कुछ ना कुछ लिखकर आ ही जाओगे। और कई बार ऐसा होता है जैसे आल्सो हेल्प इन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन मिलाकर हमारा एक बड़ा क्वेश्चन बन गया, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, या जहां बेंजीन क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो ये सब हमारा मिलके एक एनालिटिक सिंथेटिक करके लॉन्ग में आ जाएगा। तो ये अगर आप 3-4 क्वेश्चन देख लोगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी। तो इसलिए ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो फाइनली आपका क्या है कि पीओसी सेकंड का ये कंप्लीट निचोड़ वीडियो है, यानी कि लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको पूरी पीओसी सेकंड की सारी बातें पता चल जाएंगी। और एक और बात यह है कि इसके अंदर लगभग 50+ क्वेश्चंस है। तो इनका फायदा ये है कि जैसे सेक्शन ए जो आपका आता है उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके एज इट इज फंस ही जाएंगे। हो सकता है ज्यादा भी फंस जाए और बाकियों में भी आपकी हेल्प होगी। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी, जो टॉप 10 मैराथन वाली पीडीएफ होगी, वो सारे के सारे आपको हमारे केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर देखने को मिलेगा। जो क्रैश कोर्स है उसके अंदर आपको देखने को सारा कुछ मिल जाएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो वैसे ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन ये पता होना आपको बहुत जरूरी है पूरे के पूरे सब्जेक्ट के लिए। तो देखो जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके बारे में सिंपली बात करें तो देखो ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, हमारा कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या है कार्बन प्रेजेंट हो। और मोस्टली तो हमारे 2 कंपाउंड एलिमेंट होते हैं, कार्बन भी प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो जो कोई भी हमारे ऐसे कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बने हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा वर्ड क्या लगा है, फार्मास्यूटिकल। और फार्मास्यूटिकल से हमको ये समझ आता है कि यहाँ पे हम उन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे जिनमें कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। और इसका मतलब क्या है कि वो हमारे फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल्स में कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ, डबल हो गया, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, जिनके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और हम क्या क्या इनके बारे में बात करते हैं इस पूरे सब्जेक्ट में, तो जैसे डिजाइन कैसे करेंगे, या सिंथेसिस, आप देखते हैं ना सिंथेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है, किसी की एसिडिटी, बेसिसिटी, उसको कैसे बनाएंगे, यही सारी बातें आपको इसके अंदर करनी होंगी। और सिंपल यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी अलग से हमने डिफाइन कर दिया। तो इसके एग्जांपल तो सबसे बेस्ट आपके लिए बेंजीन हो गया और फिनॉल हो गया। तो ये एग्जांपल है जो आप फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लिख सकते हैं। तो अब आपको एक बार हमने डेफिनेशन भी बता दी पीओसी की और इतना कुछ आपको ऑलरेडी बताया। तो अब आपको जो है कमेंट सेक्शन में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करना है और लिखना जरूरी है, क्योंकि एक बार जब आप लिखते हो ना आपको सब कुछ दिमाग में घुस जाता है। तो फटाफट जाओ कमेंट में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करो। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है डिफाइन बेंजीन। तो बेंजीन देखा जाए वैसे में एक हमने एग्जाम्पल के रूप में भी लिया था। तो बेंजीन हमारी पूरी यूनिट है, यूनिट 1 है। तो यहाँ से देखा जाए ऑफिशियली हम यूनिट 1 के बारे में अब जो है बात करने जा रहे हैं। तो बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन 6 कार्बन एटम अटैच्ड विद 6 हाइड्रोजन एटम। अब देखो जो भी ऐसे हम यहाँ पे ऑर्गेनिक में मेनली मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, तो जो उनका स्ट्रक्चर होता है ना उसी के बेस पे हम उनको डिफाइन कर देते हैं और वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। जैसे अगर हम बेंजीन के बारे में बात करें तो बेंजीन में हमारा क्या होता है, इस तरह से 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हमारे 6 कार्बन है ये आपस में रिंग फॉर्म में, यानी कि एक तरह से सर्कुलर फॉर्म में पूरे अटैच होते हैं। और हर एक कार्बन के पास हमारा क्या होता है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो उसी बेस पे यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि बेंजीन एक हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है
बाकी एरोमेटिक क्या होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इसमें 6 कार्बन एटम है विद 6 हाइड्रोजन एटम है, कार्बन के ऊपर 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसके अलावा ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होती है, ये भी आगे समझेंगे। और ये हकल्स रूल को फॉलो करता है, इसको भी आगे बात करेंगे। तो ये हमारा हो गया पूरा बेंजीन के बारे में, इस तरह डिफाइन कर देना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होता है C6H6 और इसका स्ट्रक्चर चाहे इस बेस में बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे आप ऐसे बनाओ, जो भी बनाओगे, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, तो जो भी बनाओगे ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर एकदम सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। अब देखो ये ना पूरा एक लॉन्ग यानी कि 10 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, एनालिटिक सिंथेटिक एविडेंस ऑफ बेंजीन करके। तो उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर भी लिखने होते हैं। तो जैसे हमारा एक आता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एक आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इनके बारे में पूरी बात करनी होती है। तो एक बार हम पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, देन हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है, हमने क्या देखा कि जो हमारा बेंजीन है, हम यहाँ पे लाइन फॉर्म में बनाते हैं, तो ये जो हमारा बेंजीन है इस पे 6 हाइड्रोजन भी अटैच है, तो यहाँ पे ना डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें डीलोकलाइजेशन होती है। अब आपको ये बात पता होगी कि जहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जहाँ हमारा डबल बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा आता है, एक हमारा पाई बॉन्ड आ जाता है। तो पाई बॉन्ड एक्चुअल में डबल बॉन्ड के लिए होता है। अब ये पाई बॉन्ड क्या करता है ना, ये स्टेबल नहीं रहता है, यानी कि इसको यहाँ दिक्कत हो रही है, तो ये क्या करता है, रोटेट करता रहता है। अब रोटेट कैसे, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जब इधर शिफ्ट होगा तो ये एक साथ तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर एक साथ हो गए, अगर लेट करते हैं कि ये कार्बन था हमारा, ये कार्बन था, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन और ये डबल बॉन्ड कार्बन हो गया। अब ये डबल बॉन्ड इधर गया, तो अगर ये इधर आ गया तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो कार्बन का 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही होता है हमारे पास, तो यहाँ पे 5 बैलेंसी हो जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड जब इधर आएगा तो ये वाला इसके आगे चला जाएगा, क्योंकि बैलेंसी बनाना भी जरूरी है, स्टेबल होना भी जरूरी है। और जब ये आगे जाएगा तो सेम प्रॉब्लम आएगी, तो ये भी हमारा आगे चला जाएगा, और जब इधर आ जाएगा तो यहाँ से फिर से ये हमारा आगे। तो इस तरह हमारी क्या होती रहती है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होती रहती है, पाई इलेक्ट्रॉन की घूमता रहता है, घूमता रहता है। और यही रीजन है कि एक बार देखो हमारा स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह, यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे होंगे, और एक बार हमारा डबल बॉन्ड बनता है इस तरफ, यहाँ पे क्या होंगे हमारे, जब ये घूम चुके हैं तो ये इधर आ चुका है, ये इधर जा चुका है, ये इधर जा चुका है, तो इस पोजीशन में होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अल्टरनेट पोजीशन पर, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ है, अब यहाँ पे इसके आगे वाले पे है, फिर यहाँ पे है और इसके यहाँ आगे वाले पे है, और यहाँ पे देखो इस तरफ है और यहाँ पे इसके आगे वाले पे। तो ये अल्टरनेट पोजीशन में हमारे डबल बॉन्ड चले जाते हैं, और लेकिन स्ट्रक्चर दोनों ही सही होते हैं। और जब ये रोटेट होते रहते हैं, अब देखो ये बार बार ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो एक टाइम आपने देखा होगा, जब आप अभी छत पर भी अपना देख सकते हो, कमरे में अगर बैठे होगे, तो आपका जो पंखा होता है ना, वो जब नॉर्मल आप देखोगे तो इस तरह आपको दिखाई देता है, 3 भंगड़िए, लेकिन जब वो चल रहा होगा यानी कि घूम रहा होता है तो एकदम आपको सर्कुलर दिखाई देता है, आपको नॉर्मली उसके पंखे वगैरह नहीं दिखाई देंगे। तो यही होता है कि जब यहाँ पर ये हमारे डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं, तो घूम घूम के हमारा क्या होता है कि इस तरह का पूरा एक स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म हो जाता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यानी कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पाई बॉन्ड पूरा मतलब घूमते जा रहे हैं, घूम घूम के हमारा एक इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यानी कि ये दोनों का एक रूप है। यहाँ देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन में क्या है कि यहाँ पे जो बेंजीन है उसके अंदर जो पाई बॉन्ड है वो हमारा कंटिन्यूसली डीलोकलाइज होता रहता है, और उस चक्कर में एक हमारी रेजोनेंस हमको दिखाई देती है। देखो यहाँ पे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और इस तरह हमारा एक पोजीशन इधर चला गया, फिर भी ये स्टेबल नहीं है तो फिर आगे जा रहा है। तो इस तरह हमारी ये रोटेशन होती रहती है, और जब कंटिन्यूस हमारी रोटेशन होती है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसी को हम यहाँ बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और यही हमारी एक्चुअल में पूरा ये जो फिनोमिना है ना, यही फिनोमिना हमारा रेजोनेंस फिनोमिना कहलाता है। यानी कि रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि अपन जो कंपाउंड है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल करने के लिए बॉन्ड को आगे डिलोकलाइज करता रहता है, और जब ये डिलोकलाइज होते रहते हैं तो इस चक्कर में हमारी ये पूरी इस तरह रेजोनेंस बन जाती है। और इसी वजह से क्या हो जाता है, हमारा कंपाउंड यानी कि बेंजीन जो हमारा है वो स्टेबल हो गया, क्योंकि उसने एक जगह पे बॉन्ड रखे नहीं है, घूमते जा रहे हैं। तो वही है ना, 2 हाथ हैं, अब आपके पास सामान है, मान लो ये शार्पनर है, तो अगर मैं इसमें पकड़ा रहूंगा तो कुछ देर बाद थक जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर इसमें पकड़ लिया, फिर मैंने थोड़ी देर इसमें, फिर थोड़ी देर इसमें, फिर थोड़ी देर इसमें। तो ऐसे करते करते जब बॉन्ड मेरा घूमता रहता है तो यहाँ पे कोई भी थकता नहीं है, और ये ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो ये हमारा होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमारा बेस्ड होता है हाइब्रिडाइजेशन पे। अब जैसे आपको बताया कि हमारा कार्बन है, उसके पास 6 हमारा एटॉमिक नंबर होता है, और हमारी 12 वहाँ पे एटॉमिक मास होगा। तो जब उसको हम बांटते हैं, आपने देखा होगा 1s और यहाँ पे 2s, इस तरह 3 खांचे में पूरा हम बांटते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उसके बाद हमारे ये निकल के आता है कि जो हमारा कार्बन है उसके पास sp2 हाइड्रोजन है, लेकिन कब, जब डबल बॉन्ड के बारे में बात हो रही होगी। तो यहाँ पे कार्बन की क्या है, sp2 हाइड्रोजन है। अब देखो मैंने क्या बोला
एक बार ऐसा है, एक बार ऐसा है, यानी कि दोनों अलग अलग है। तो अगर हम एक कंटिन्यूस वे में देखें तो हर तरफ हमारा डबल बॉन्ड घूम रहा है ना, इसीलिए जो हमारा कार्बन है उसके हर तरफ आपको sp2 हाइब्रिडेशन ही देखने को मिलती है। तो वही है कि जब हम इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक बार आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सिंपल जैसे 6 कार्बन, यहाँ पर थोड़ी जगह कम थी, आपको क्या करना है जैसे नॉर्मल आप ऐसे जाओ एक रफ बना लेना इस तरह, ठीक है। तो नॉर्मल एक कार्बन इधर 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 इधर, ये 4 ऐसे डायगोनल में, उसके बाद ये इसके सीन में अपोजिट में, उसके बाद ऐसे घुमाओ, ये घुमाओ, ये घुमाओ, ये, और उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, फिर यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह आपके हो जाएंगे। इसके बाद एक एक इधर और करना है क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन भी अटैच है। ये 6 हमारे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के लिए आप इस तरह गोला बना देना, हाइड्रोजन बन गया। इस तरह आप पूरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बना सकते हो। बाकी इनके अंदर नंबरिंग कर देना कि जो कार्बन के साथ तीनों, यानी कि कार्बन के साथ जो भी अटैच है सब sp2 है, और हाइड्रोजन के साथ जो अटैच है वो 1s है। तो इस तरह आप अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को बना सकते हो। काफ़ी सिंपल है, सीख लो क्योंकि ये लॉन्ग में भी आपके काम आता है। बाकी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है, और बॉन्ड एंगल हमारा 120 डिग्री होता है। तो यहाँ हमारे बेंजीन के दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने देख लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है डिफाइन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है? तो वैसे तो हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ ही लिया, विद एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो रेजोनेंस एक फिनोमेना है जहाँ पे जो मॉलिक्यूलर का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो मल्टीपल स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि सिंपल ही, कोई अलग नहीं है, कंफ्यूज नहीं है, केवल वर्डिंग थोड़ी डेफिनेशन में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमारा बेंजीन है तो बेंजीन इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको एक मल्टीपल स्ट्रक्चर यानी कि ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम मल्टीपल स्ट्रक्चर में अपने किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो आपस में इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, तो तीनों आपस में क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में है विद ईच अदर, रिजल्टिंग इन अ मोर स्टेबल। और यहाँ पे क्या है कि अब ये एक ज्यादा स्टेबल कंपाउंड निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब आपस में ये पूरा डिग्लोकलाइज होता जा रहा है तो वही हिसाब है कि एक हाथ नहीं थकेगा अगर मैं इसको चेंज करता रहूंगा। जब मेरा बॉन्ड वापस से शिफ्ट होता जा रहा है तो इस वजह से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो रेजोनेंस एक्चुअल में क्या करता है, मेनली स्टेबिलिटी बढ़ाने का काम करता है। तो वही है कि इट इंक्लूड द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हमारे डिक्लाइज होते रहते हैं। वही जो मैंने पहले बताया था उसको डिफाइन कर दिया है। एग्जांपल में आप बेंजीन का ही लिख के आ सकते हो, सेम ये बेंजीन का है, आप इसको बना के आ सकते हो। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एरोमेटिसिटी, ड्रॉ एनी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ये एक्चुअल में आई हुए क्वेश्चन है। आपको लगेगा सर कैसे, थोड़े अजीब गरीब क्वेश्चन है, क्योंकि जो 2 मार्क्स है ना उसमें मोस्टली रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, ये सब करना है, ऐसे ही आता है। तो एरोमेटिसिटी एक्चुअल में होता क्या है, सिंपल, जो कंपाउंड हमारे एरोमेटिक होते हैं उन्हीं के फिनोमिना को हम एरोमेटिसिटी बोल देते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो रेजोनेंस को फॉलो करते हैं। यानी कि सिंपल, अब हम एक बात यहाँ जान लेते हैं कि जो एरोमेटिसिटी है उसके 3 रूल होते हैं, ये फॉलो, अगर इन 3 रूल को कोई भी कंपाउंड हमारा फॉलो करता है तो वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और ये जो पूरा फिनोमिना है इसी को हम एरोमेटिसिटी बोल देते हैं। डिफाइन हम बाद में कर लेंगे, पहले आप थोड़ा समझ लो। तो देखो यहाँ पे रूल हमारे क्या कहते हैं कि जो कंपाउंड हमारा कोई भी है, जैसे ये हमारे 4 जो हमने बोला था ना, ड्रॉ एनी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर, तो ये हमारे 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर हैं, तो ये एक्चुअल में हमारे एरोमेटिक हैं। अब रूल क्या कहता है, पहला कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, यानी कि कोई भी जो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा या एरोमेटिसिटी दिखाएगा वो कंपाउंड हमारा साइक्लिक होना चाहिए। तो यहाँ पे चारों देखोगे साइक्लिक। अब साइक्लिक का मतलब ये नहीं होता कि वो एकदम गोल है, साइक्लिक का मतलब है कि वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे कोई बंद होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, कार्बन कार्बन कार्बन, अब ये 3 बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्राइंगल है, ये साइक्लिक नहीं है, ये भी साइक्लिक है क्योंकि ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब क्या है कि जो पहला कार्बन है वो लास्ट वाले कार्बन से अटैच होगा, चिपका हुआ होगा, तो कंपाउंड हमारा क्लोज्ड हो गया। तो इनको हम बोलते हैं क्लोज्ड स्ट्रक्चर, और इन्हीं को हम यहाँ पे साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर बोल देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा रूल आता है कंपाउंड शुड बी इन कंजुगेशन रेजोनेंस। अब कंजुगेशन का मतलब क्या होता है ना कि वो हमारा एक डबल बॉन्ड को फॉलो करना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब जैसे अल्टरनेट में आपसे बोलूं, जैसे यहाँ पे देख लो, मैंने मान लो यहाँ पे अल्टरनेट करना है, तो मैं क्या बनाऊं, मान लो ये मेरा ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल, तो ये क्या अल्टरनेट में चल रहा है, ट्राइंगल सर्कल इस तरह। तो यहाँ पे जो कंजुगेशन में क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए। अब जैसे कोई भी हमारा कंपाउंड है तो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, देन फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, देन फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, देन फिर डबल बॉन्ड, इस तरह हमारे प्रेजेंट होने चाहिए। अब बेंजीन हमको पता है कि एक रेजोनेंस कंपाउंड यानी कि वो एरोमेटिक दिखाता है। तो अगर बेंजीन का एग्जांपल देखेंगे तो देखो इस जगह हमारा सिंगल बॉन्ड है, इस तरफ हमारा पाई यानी कि डबल बॉन्ड है, फिर इस तरफ सिंगल बॉन्ड है, फिर इस तरफ देखो डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो एक हमारा पूरा कंजुगेशन बन गया, सिंगल डबल। और इसी तरह से हम यहाँ बता सकते हैं कि ये भी हमारा एक रेजोनेंस में तीनों फॉलो होने चाहिए। तो पहला क्या है, कंपाउंड एक हमारा साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा क्या है, कंपाउंड में कंजुगेशन होनी चाहिए, यानी कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हमारे प्रेजेंट होने चाहिए।
और थर्ड होता है हमारा कि वो हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अब हकल्स रूल के बारे में बस 2 सेकंड में आगे हम बात करने वाले हैं। तो अब हम थोड़ा अगर डिफाइन करें कि एरोमेटिसिटी एक्चुअल में क्या होती है, तो एरोमेटिसिटी एक केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो किसी भी साइक्लिक कंपाउंड के बारे में हमको ये बताती है कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो जैसे क्या है कि इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन साइक्लिक कंपाउंड दैट हैव अ प्लानर रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर। रिंग शेप स्ट्रक्चर होगा जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जो मैंने कंजुगेशन के बारे में बात की थी, रिजल्टिंग इन स्टेबल एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और रिजल्ट में एक हमको स्टेबल, जो मैंने आपको पहले बताया कि बेंजीन अगर ये पूरा रेजोनेंस दिखाता है इस वजह से वो एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है, तो रिजल्ट में एक स्टेबल और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन के आएगा। और ये जो एरोमेटिसिटी है वो इंक्लूड करती है एरोमेटिक कंपाउंड को, और एरोमेटिक कंपाउंड हमारे वो कंपाउंड होंगे जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। तो सारी वही बात है जो मैंने आपको बताई थी, बस डिफाइन करना थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज ऐसी है। अब चाहो आप याद करो, रट्टा मारो, पर आपको ये आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आने के चांस इनके रहते हैं 2 नंबर में। बाकी एक सिंपल डेफिनेशन मैंने देखो अभी लिख दी कि एरोमेटिसिटी एक हमारी प्रॉपर्टीज है या केमिकल प्रॉपर्टीज है जो हमको ये हेल्प करती है किसी भी कंपाउंड वो एरोमेटिक है या नहीं है उसकी पहचान करने में। तो इस तरह आप लिख के आ सकते हो। इसके अलावा हमारे 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो पहला हमारा आता है बेंजीन, सिंपल है बना दो। फिर हमारा फिनॉल है, OH यहाँ लगा दो। फिर हमारा एनिलीन है, NH2 लगा दो। फिर यहाँ पे हमारा आता है नेप्थलीन, ये एक चौथी यूनिट का हमारा है, तो ये भी बना दोगे। अब सब में अगर देखोगे कंजुगेशन है, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कंटिन्यूस है ना। तो हर एक हमारा ये कंपाउंड है ये हमारा एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पे आप एरोमेटिसिटी 4 स्ट्रक्चर समझ गए, रूल समझ गए। अब आखिरी हमारा आता है हकल्स रूल। क्या आप अगर इसको भी समझ गए तो आप मास्टर बन जाओगे एरोमेटिसिटी के, रेजोनेंस के, और हर एक कंपाउंड को आप पहचान सकते हो कि वो रेजोनेंस दिखा रहा है एरोमेटिक है या नहीं है। तो हकल्स रूल के बारे में बात करें तो उसको इस तरह डिफाइन कर सकते हो कि हमारा वो रूल है जो हेल्प करता है इन दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान करने में। अब हकल्स रूल का एक फॉर्मूला है 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये फॉर्मूले का रट्टा लगा लो। अब इसमें हमको क्या निकालना होगा कि ये जो हमारा n है ना, ये n हमारे इंटीजर फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 इस फॉर्म में आना चाहिए। हमारा पॉइंट में 1.2 1.5 या हाफ या 1.5 2 ऐसे नहीं आना चाहिए, हमारा इक्वल 0 1 2 3 इस फॉर्म में आना चाहिए। और अगर इस फॉर्म में हमारा आंसर आता है मतलब वो कंपाउंड हमारा क्या होगा, मतलब वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा। और अगर इस फॉर्म में नहीं आता तो वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। अब एक बात और जान लो इसके लिए कि ये जो हमारा पाई, देखो यहाँ पे 4n+2 पाई है, तो जो पाई है ना, पाई इलेक्ट्रॉन हमारा बताता है किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड को। और एक पाई इलेक्ट्रॉन मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक पाई बॉन्ड में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। नहीं समझे, हम डायरेक्टली निकाल के देख लेते हैं। तो पहले हम ना बेंजीन को ही समझते हैं कि एक्चुअल में हम बोल रहे हैं कि क्या ये एरोमेटिक है भी या नहीं है, इसको पता लगा लेते हैं। तो बेंजीन को अगर सिंपली देखें तो देखो हमारा साइक्लिक है, दिख रहा है, क्लोज्ड है। रेजोनेंस में कंजुगेशन है, तो पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल, यानी कि इसमें रेजोनेंस भी प्रेजेंट है। अब हमको फॉर्मूला देखना है 4n+2 = पाई है कि नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो डबल बॉन्ड होते हैं वो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3, यानी कि 3 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ये आपको याद रखना है कि एक पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक पाई बॉन्ड में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब क्या है कि 3 पाई बॉन्ड = 3 × 2, तो यहाँ पे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बस हमको क्या करना है कि इसकी जगह हमको 6 इलेक्ट्रॉन पुट कर देने हैं। तो इसको मैं थोड़ा रफ पेज में यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के केस में। तो 4n+2 = 6। हमने क्या देखा, एक पाई बॉन्ड में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये प्लस है, इधर माइनस हटा दो क्योंकि 6 है, तो ये इधर माइनस चला जाएगा। तो 4n = 6 - 2, तो 4n = यहाँ 4 बचा। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो n = 4/4 और हमारा माइनस हो गया 1, यानी कि n = हमारा 1 निकला है। तो मैंने क्या बोला, अगर हमारी नॉर्मल वैल्यू निकल के आती है तो ये हमारा क्या होगा, हकल्स रूल को फॉलो करेगा, और ये हमारा फॉलो कर रहा है। तो बेंजीन हमारा क्या है, स्ट्रक्चर पूरा है। अगर यहीं पे सेकंड हम देखें साइक्लोब्यूटाडीन, तो इसमें हमारे 4 है, देखो साइक्लिक है, ठीक है, रेजोनेंस है, वो हमारे कंजुगेशन है। अब इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड = हमारा क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक में 2 होते हैं। अब बस यहाँ पे 4 फॉलो कर दो, तो 4n+2 = 4, 4n = 4 - 2, n = 4 - 2 2/4 1/2, यानी कि 0.5। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एरोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसको हम कट लगा देंगे, ये हमारा एरोमेटिक है। तो इस तरह आप किसी भी कंपाउंड को देख कर ही पता लगा सकते हो कि वो हमारा एरोमेटिक है या नहीं है। तो ये हो गया हमारा सब कुछ एरोमेटिक के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन विद रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे बेंजीन की रिएक्शंस के बारे में। तो बेंजीन टोटल हमारी 5 तरह की रिएक्शन देता है, सभी को हम यहाँ एक एक करके देख लेंगे। पहले हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में।
तो देखो जहां भी हमारा एसाइलेशन आता है ना, इसमें एसाइल ग्रुप के साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं और AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इट इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट या सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम विद एन एल्काइल ग्रुप, सॉरी एसाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग। तो देखो कोई भी रिएक्शन हमारी यहाँ बेंजीन की हो रही है, तो आपको ये तो पता है कि जो हमारा पहला स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे वो हमारा आएगा बेंजीन। अब बेंजीन के साथ हमारा एक कंपाउंड होगा जो इसका रिएक्ट करेगा, और एक वो होगा जिसकी प्रेजेंस में हमारा कुछ किया जाएगा, और एक हमारे यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो जब भी किसी की रिएक्शन हो तो आपको याद है कि ये चीज़ आपको पता होगी कि बेंजीन की है तो हमारी बेंजीन की होगी। और जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं उसमें हमको ये पता होता है कि जो एंड प्रोडक्ट है सिंथेसिस, उसमें हमारा इधर प्रोडक्ट बेंजीन है, बाकी स्टार्टिंग की बातें आपको याद करनी पड़ती हैं। इससे थोड़ा हिंट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे बेंजीन तो हमारा साथ में, अब क्या है, बेंजीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसाइल ग्रुप के साथ में, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, जो है कि डिवाइस है कैटलिस्ट होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन देखें तो बेंजीन, फिर यहाँ पे हमने एसाइल जो ग्रुप है ना वो हमने ले लिया एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, ठीक है। ये जो हमारा होता है ना इसको हम एसिटाइल बोल देते हैं। तो ये हमारा हो गया एसिटाइल और ये हमारा क्लोराइड हो गया। फिर AlCl3 की प्रेजेंस में करेंगे, तो जब ये यहाँ पे होगा तो बेंजीन के कहीं से भी एक हाइड्रोजन हमारा या तो रिमूव हो जाएगा या सब्सटीट्यूट हो जाएगा, रिप्लेस। तो यहाँ से हमारा ये हटेगा एक हाइड्रोजन, और यहाँ से जब हटेगा तो इधर से एक Cl हटेगा। तो ये Cl और ये H हमारे हटके क्या हो जाएंगे, यहाँ HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। और जब यहाँ से ये हट जाएंगे, यहाँ से पूरा ये हट जाएगा Cl, तो ये CO हमारा इधर जुड़ जाएगा। तो देखो ये रिंग हमारी सेम है, ये CO जुड़ गया डबल बॉन्ड, और ये CH3, तो हमारा एसीटोफिनॉल बनके तैयार हो जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। बाकी और अगर इसकी देखें तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल CH3Cl रिएक्ट करेगा इसके साथ में, तो वही है, यहाँ से हटेगा CH हट जाएगा, केवल CH3 हमारा जुड़ जाएगा, तो हमारा टॉलिन बन जाएगा। और ये भी हमारा AlCl3 के प्रेजेंस में होगा, HCl बाहर निकल गया। फिर हम यहाँ बात करें क्लोरीनेशन की, तो इसमें इसको ये क्लोरीनेशन में हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा, तो Cl2 रिएक्ट करवाते हैं। अब एक Cl यहाँ पे चिपक जाता है और एक Cl हमारा HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, क्लोरो बेंजीन बन जाता है। फिर यहाँ पे हम सल्फोनेशन कराते हैं, तो सल्फोनेशन में हम क्या कराते हैं, SO3 के साथ में। तो SO3 के साथ में कराते हैं, तो यहाँ से जो H हटेगा ना वो इसके साथ जुड़ जाता है, तो HCO3 यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है सल्फोनेशन में, इसलिए यहाँ पे कुछ भी बाहर नहीं निकला, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। और इसको कराते हैं हम H2SO4 की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द इलेक्ट्रोफिलिक प्रोड्यूस्ड इन नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो एक बार मैं आपको ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वाला फंडा क्लियर कर दूं। वैसे आपने सेकंड सेमेस्टर में E1 E2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सारा कुछ पढ़ा होगा। तो क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा कंपाउंड है, मान लो HNO3 ले लिया हमने, नाइट्रिक एसिड, तो जब ये टूटता है तो आपको पता है एक पॉजिटिव में जाता है एक निगेटिव में जाता है। तो NO2 पॉजिटिव में टूटेगा और OH निगेटिव में टूटेगा। तो जो पॉजिटिव वाला फंडा होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि E पॉजिटिव हो गया। और जो नेगेटिव वाला फंडा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, जो NU नेगेटिव होता है। अब क्या होता है कि HNO3 जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मान लो हमारा ये क्या कर रहा है, बेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जब ये बेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इन दोनों में से कोई एक चीज क्या होगी, इसके ऊपर आके चिपकेगी। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल चिपक गया तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अगर न्यूक्लियोफाइल चिपक गया तो इस पे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो इस तरह हम इस पूरे रिएक्शनों को यहाँ पे डिसाइड करते हैं। लेकिन जो हमारी बेंजीन है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक की रिएक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल चिपकेगा। क्यों चिपकेगा, क्योंकि जब यहाँ से हमारा अटैचमेंट हटता है तो क्या निकलता है, अगर आपको याद हो, हमारा H पॉजिटिव निकलता है। और जब H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा तो पॉजिटिव वाला ही तो उसकी जगह जुड़ेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके जो है अटैच होता है। तो यहाँ पे बेंजीन की हमारी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल हमारा जुड़ रहा है आके। तो नाइट्रेशन में क्या होता है कि जो बेंजीन है वो रिएक्ट करता है हमारा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में। और जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 जो हमने देखा था, इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। कैसे बनता है, तो ये हमारा बेंजीन है। अब जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है ये टूटता है NO2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। क्यों टूटा, इस स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। ये भी एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से ये इसमें ब्रेक डाउन हो गया। और जब टूटेगा तो यहाँ से क्या निकलता है, हमारा एक H निकलता है। और जब ये H निकलेगा तो इसकी जगह हमारा ये पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा NO2 और हमारा बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ से एक H निकला, यहाँ से ये OH नेगेटिव, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H2O, और हमारा इधर पानी बाहर निकल जाता है। तो इस तरह हमारा नाइट्रोबेंजीन बनता है। अब आपको बताया, मैंने क्या बोला कि जो इधर आगे चिपकता है वो इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ पे पॉजिटिव वाला क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव है हमारा NO2। इसका मतलब जो हमारी ये पूरी नाइट्रेशन रिएक्शन थी इसके अंदर जो हमारा NO2 पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल है, जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर, और वही आके हमारा बेंजीन पे चिपक के नाइट्रोबेंजीन बनाता है।
अब नेक्स्ट हमारा आता है कंसेप्ट आता है ऑर्थो मेटा पैरा का, ठीक है। तो इसके लिए बस हमारा क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा कंपाउंड है, मान लो बेंजीन हो गया, तो बेंजीन के ऊपर ना कुछ ग्रुप जुड़े होते हैं, तो उसमें हमको ये पहचानना है कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होता है, बिग ग्रुप। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा एक सबसे बिग कंपाउंड है, तो वो जोड़ेंगे। अब वो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को हम बोल देते हैं की कार्बन बोल देंगे। और बस आपको एक बार की कार्बन मिल गया ना, तो उसके बाद बस आपको जो ऑर्था मेटा पैरा है ना, वो ओएमपी वाला फॉर्मूला लगा देना है। यानी कि जो की कार्बन है उसके साइड वाले दोनों कार्बन हमारे ऑर्थो, उसके साइड ऑर्थो के साइड वाले हमारे मेटा, और उसके नीचे वाला हमारा होता था पैरा। तो इस तरह हमारी पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा आती है। यानी कि सिंपल आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको एक वर्ड याद रखना है ओएमपी। अब ओएमपी याद है आपको, यानी कि ऑर्थो मेटा पैरा। इसके बाद आपको कोई भी जो बेंजीन हमारा है उसके अंदर आपको ये देखना है कि की कार्बन कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। मान लो ये वाला की कार्बन है, तो हम इसको देखेंगे। अब ये की कार्बन और किस पे बेस पे है कि इनके ऊपर जो ग्रुप हमारा अटैच है उसके बेस पे हम की कार्बन चूज करेंगे। जो सबसे बड़ा ग्रुप है ये हो गया। अब बस आपके साइड वाले हमारे ये ऑर्थो, ये साइड वाले हमारे मेटा, और ये नीचे वाला हमारा पैरा। इस तरह आप क्या कर सकते हो, ऑर्थो मेटा और पैरा, पी उल्टा हो गया। इस तरह आप क्या कर सकते हो, ओएमपी का फॉर्मूला लगा के किसी भी कंपाउंड के ऑर्थो मेटा पैरा को पता लगा सकते हो। तो ये था हमारा पूरा इसके बारे में। बाकी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी, सैक्रिन एंड बीएससी। और ये वाले क्वेश्चन आप ये मानो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली टाइम एग्जाम में स्ट्रक्चर यूजेस तो आते ही आते हैं। तो पहले हम बात करें अगर डीडीटी के बारे में, तो देखो डीडीटी की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। यानी कि यहाँ पे डाइक्लोरो हो गया, फिर डाइफिनाइल हो गया, उसके बाद ट्राइक्लोरो इथेन हो गया, तो डीडीटी हमारा आ गया। अब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर में देखोगे तो दो बेंजीन देंगे, उसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरो लगाए तो ये हो गया एक दो, यहाँ पे डाइक्लोरो, और ये हमारे दो फिनाइल ग्रुप हो गए तो डाइफिनाइल हो गया। इसके बाद यहाँ से देखा जाए तो तीन कार्बन क्लोरो है, तो यहाँ पे ट्राइक्लोरो, और ये एक दो, ये हमारा हो गया इथेन। तो इस तरह हमारा पूरा बन गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन। और मोलिकुलर फॉर्मूला होता है इसका C14H9Cl5। मोलिकुलर वेट होता है 354.49 ग्राम पर मोल। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये मोस्टली जितने भी हमारे हैं ये बेंजीन से बने हुए, ये सब हमारे एज अ इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज होते हैं। यानी कि जो मच्छर वगैरह कीड़े छोटे मोटे इंसेक्ट होते हैं इनको मारने के लिए जो रेपेलेंट हम इस तरह स्प्रे मारते हैं, ये वो करते हैं, वो सब हमारे मोस्टली इसी से बनाए जाते हैं। तो इज यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड इन पेस्टिसाइड कंट्रोल, जो हमारे इनको रोकने में काम आते हैं। एग्रीकल्चर वगैरह खेती में पेस्ट कंट्रोल की तरह काम आते हैं। इसके अलावा हमारे हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड वगैरह होते हैं, रेपलेंट वगैरह, इनमें काम आते हैं। इसके अलावा हमारे जो मलेरिया वगैरह टाइप होता है ना, इनको भी कंट्रोल करने में हमारे ये काम आते हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट कंपाउंड आता है सैक्रिन। अब देखो सैक्रिन के बारे में आप लोगों ने वैसे सुना होगा कि ये 300 से 500 गुना ज्यादा मीठा होता है हमारे शुगर से, नॉर्मल चीनी होती है। तो इसका नाम होता है बेंजोइक सल्फिमाइड। आईयूपीएसी नेम इसका है 11-डाईऑक्सो-1,2 बेंजोथायाजोल 3 ऑन। और ये इसका आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये एस ग्रुप हमारा थाया को रिप्रेजेंट करता है। और ये पूरा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखे तो C7H5, देखो ये इसमें हमारे पूरे 6 होते हैं, और यहाँ पे एक इधर लगा है 7, तो C7H5, 5 हमारे पास हाइड्रोजन है, NO3F। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करें तो 183.18 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें, ये देखो यूजेस आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे कि जो हमारा सैक्रिन है वो एज अ फूड एडिटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो खाने पीने की हमारी चीजें होंगी उनमें इसको मिलाया जाता है, और इसका जो कोड रहता है वो रहता है E954। अगर कहीं आपको ये लिखा हुआ मिले मतलब समझ जाना कि सैक्रिन इसमें ऐड की गई है। अब ये कहाँ इस्तेमाल होती है, तो इसको हम एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारी चीनी से लगभग 300 से 500 गुना ज्यादा मीठी होती है। अब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी, तो जो हमारे कप सिरप वगैरह होते हैं या विटामिन होते हैं उन सब में हम जो है इनका इस्तेमाल कर देते हैं, तभी तो हम यहाँ फार्मेसी में इसमें पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी फार्मास्यूटिकल वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है BHC। अब क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली आता है कि व्हाट इज BHC, यानी कि BHC होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म सिंपल हो जाती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। लेकिन इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो आएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 की 6 पोजीशन पे, मतलब BHC एक्चुअल में क्या है, जैसे नॉर्मल हमारा जो बेंजीन होता है ना उसके साथ रिएक्शन किया हमारे क्लोरीन ने। अब यहाँ पे जो 6 के 6 हाइड्रोजन हमारे होते हैं, 6 के 6 हाइड्रोजन रिप्लेस होके 6 क्लोरीन हमारे ग्रुप जुड़ जाते हैं। इसलिए इसका देखो 1 से लेकर 6 तक हेक्साक्लोरो, यानी कि 6 क्लोरो ग्रुप जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे ये सिंपल साइक्लोहेक्सेन है, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो ये इसका यूपीएसी नेम हो गया। मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका C6H6 सिंपल, और यहाँ पे Cl6 हो गया हमारा, यानी कि 6 क्लोरीन में जुड़े हुए हैं।
अब आप सोचोगे यहाँ पे ये मतलब 6 हाइड्रोजन और क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से एक हाइड्रोजन कम होता है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे अभी भी 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, बाकी 6 हमारे रिप्लेस हो चुके हैं। फिर मोलिकुलर वेट के बारे में बात करें तो इसका होता है 290.83 ग्राम पर मोल। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो देखो, एक हमारे जो छोटे मोटे कीड़ेज होते हैं, लाइस वगैरह, स्कैबीज, ये स्किन डिजीज करते हैं, तो उनसे बचाने के लिए हम जो है ना BSC का इस्तेमाल करते हैं, तो एज अ मेडिसिनल एजेंट की तरह काम करता है। तो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज एंड लाइस, जो स्किन कंडीशन होती है किसी इंसेक्ट की वजह से होती है। इसके अलावा यूज एज फंगीसाइड, जो फंजाई वगैरह की वजह से होती है, फंगल डिसीज वगैरह, उनमें हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारे पेस्ट कंट्रोल होते हैं, यानी कि जो मतलब उनमें लगाए जाते हैं हमारे खेतों वगैरह में, व्हाइट फ्लाइज होते हैं, टिक्स होते हैं, उनसे भी बचाने के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे यूनिट 1 के लगभग सारे क्वेश्चन। बाकी एक क्वेश्चन हमारा और बनता है इसके अंदर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिंग एक्टिवेटिंग एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब देखो, रिंग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का यहाँ मतलब क्या है, जैसे नॉर्मली हमने बेंजीन के बारे में पढ़ा था, तो बेंजीन में क्या है, रेजोनेंस प्रेजेंट होती है और इसी वजह से ये एक्टिव होता है, और इस वजह से क्या है, रिएक्शन वगैरह भी हमारी इसमें अच्छे से हो जाती हैं। अब देखो, आपको बताया कि जब भी बेंजीन किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके ऊपर आगे क्या है, कंपाउंड जो है ऐड करेंगे। अब यही कंपाउंड हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। अगर मान लो कोई कंपाउंड इस बेंजीन के ऊपर आगे जुड़ा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, और उसने अगर इस रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा दिया, यानी कि रिंग और एक्टिव हो गया, तो हम बोलेंगे कि ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। और अगर उसने इस कंपाउंड हमारे बेंजीन पे लग के इस पूरे रिंग की, यानी कि बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को घटा दिया, तो वो हमारा कहलाता है रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इसी पे डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे वो ग्रुप्स होंगे जो हमारी पूरी बेंजीन की या किसी रिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये एक्चुअल में होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की खासियत क्या होती है कि ये जब भी जिसके साथ अटैच हो जाए उसको इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देते हैं। अब नॉर्मली हमारा बेंजीन है, अब मान लो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड हमारा लग गया, मान लो अमीनो ग्रुप यहाँ पे लग गया, NH2 लग गया, तो आपको पता है इसके ऊपर लोन पेयर होता है। तो जब ये हमारा मान लो यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसमें इंक्लूड होना चाहेगा, और ये क्या करेगा, ये डोनेट करना चाहेगा लोन पेयर अपना इसमें। और जब ये इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब ये इसमें डोनेट करेगा तो इसके ऊपर जो बेंजीन है इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अब इसकी एक्टिविटी और बढ़ जाएगी, यानी कि ये और इसमें रोटेट होंगे, एक दूसरे के पास घूमेंगे, तो इस वजह से पूरी ओवरऑल एक्टिविटी हमारी इस पूरे बेंजीन ग्रुप की बढ़ जाती है। तो यही है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग के पास में, और इससे इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां भी वर्ड आए इसका सिंपल मतलब होता है कि किस सब्सटेंस के पास या कंपाउंड के पास कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं। तो बेंजीन के पास नॉर्मली है, अब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पे लगेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पे और इलेक्ट्रॉन हो गए, और जब और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुके हैं। तो यही होता है रिएक्टिवेटिंग ग्रुप, कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जिस वजह से बेंजीन और रिएक्टिव हो जाता है, और बेंजीन पूरा मतलब रिएक्टिव ज्यादा हो गया, इसी वजह से इन ग्रुप को हम रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। इसके एग्जांपल हमारे यहाँ एल्काइल ग्रुप, जो मतलब R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें मिथाइल इथाइल सारे ग्रुप आते हैं। फिर हाइड्रोक्साइल ग्रुप, इसको हम OH ग्रुप बोलेंगे, जो यहाँ लग जाए, जैसे फिनॉल वगैरह बनते हैं। फिर अमीनो ग्रुप आ गए, जिसमें NH2 वगैरह हमारे लगते हैं। फिर फिनाइल ग्रुप आ गए, यानी कि अगर इसके साथ में और कोई ऐसे रिंग आके लग जाए उसको हम फिनाइल ग्रुप बोल देते हैं। तो ये हमारे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। रिंग डीएक्टिवेटिंग एक्चुअल में इसका जस्ट उल्टा होता है, कि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये यहाँ पे जुड़ गए तो ये इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को और ले लेंगे, यानी कि अब जैसे ये तो NH2 है, यहाँ पे हम हेलोजन या नाइट्रो लगा दें, मान लो हमने यहाँ पे Na2 लगा दिया, तो ये क्या करेंगे, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लेंगे तो क्या होगा कि इस पूरे बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जब कमी होगी तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाना। देखो यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज होना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब किसके पास कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिए, विदड्रॉ मतलब होता है खींचना, वापस लेना, कहते हैं ना कैश विदड्रॉ करो, ATM से रुपए बाहर निकालो, तो ये ऐसे ग्रुप है जो जब बेंजीन के साथ जुड़ेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन के पास, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और बेंजीन की जो एक्टिविटी है, यानी कि जो रिएक्ट कर सकता है, वो उसके पास कमी हो जाएगी, और इसीलिए ये ग्रुप हमारे रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। इसके एग्जांपल हमारे नाइट्रो ग्रुप हो गए, हेलोजन ग्रुप हो गए, हेलोजन में हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन सब आते हैं। फिर हमारे सल्फो ग्रुप हो गए, और हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप हो गए। तो ये हमारे ग्रुप रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट 2 के बारे में, और इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आएंगे सभी को कवर करते हैं। सबसे पहले हमारा बनता है, इसमें 3 चैप्टर हैं, फिनॉल, एरोमेटिक अमीन्स और एरोमेटिक एसिड। तो पहले फिनॉल के ऊपर क्वेश्चन बनता है, डिफाइन फिनॉल विद स्ट्रक्चर एंड यूजेस। तो कई बार फिनॉल के ही स्ट्रक्चर यूजेस के बारे में आ जाता है, तो फिनॉल को भी हम उसके स्ट्रक्चर के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। पहली बात, जो फिनॉल है उसको हम कार्बोलिक एसिड नाम से भी जानते हैं।
अब फिनॉल क्या होता है कि फिनॉल एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये रेजोनेंस वगैरह इसमें सब कुछ होती है और हकल्स रूल को भी फॉलो करता है, तो फिनॉल हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बाकी एक हिंट ये है कि देखो आपकी जो थर्ड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक है इसमें टोटल एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात की जा रही है। तो जितने भी आपके कंपाउंड है, एक तो वो सारे साइक्लिक वाले हैं, देखो बेंजीन, फिनॉल, एरोमेटिक अमीन एसिड, सारे के सारे, और जितने कंपाउंड है नेप्थलीन वगैरह से लेकर सारे कुछ, वो आपके एरोमेटिक होंगे। तो एक दो लाइन तो आप ये एग्जाम में बना के लिख सकते हो कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके बाद ये है वो, तो ऐसे बना देखो, ऑर्गेनिक सिंपल है, आप इसमें बना सकते हो। इसके अलावा क्या है, विच कंटेन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब मैं पहले बताया था ना OH, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो हमारा बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। यानी कि सिंपल देखा जाए तो जैसे हमारी ये नॉर्मल बेंजीन रिंग थी, अब इस नॉर्मल बेंजीन रिंग में एक जगह हाइड्रोजन को हटा के हमारा OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया और हमारा बन जाता है फिनॉल। तो ये होता है हमारा एक्चुअल में फिनॉल। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H5OH। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 94.11 ग्राम पर मोल। आप जब भी एग्जाम में लिख के आओ 2 नंबर में आएगा बेशक, फिर भी आप इसका स्ट्रक्चर और ये सब बना के आ जाना। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो देखो, जितने भी हमारे फिनॉल वगैरह या इससे मिलते जुलते कंपाउंड हैं, इनमें एक बात याद रखना कि ये मोस्टली एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं। अब फिनॉल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल फिनाइल, आप लोग जो वॉशरूम वगैरह धोने में यूज करते हैं ना, फिनाइल भी हमारा फिनॉल से ही बना होता है। तो ये क्या है कि यूज एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह काम करता है। इसके अलावा ये हमारा प्लास्टिक, अडेसिव्स और रेजिन्स वगैरह जो बनती है ना, रेजिन वगैरह के जो कपड़े वगैरह देखे होंगे, इन सबको बनाने में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा जब ये हमारा एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो हमारे जो बाउंस, घाव वगैरह हैं, उनको क्लीन करने में, हमारी स्किन वगैरह को क्लीन करने में, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह, इन सबको क्लीन करने में हेल्प करता है और इससे ही हमारे इन्फेक्शन वगैरह से हमको प्रिवेंट कर सकता है। तो ये इसके यूजेस हैं, आप ये सब लिख लेना। नेक्स्ट हमारा आता है मेंशन एनी 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल। तो देखो, क्वालिटेटिव जो हमारे टेस्ट है ना, वो एक्चुअल में हमको ये बताते हैं कि फिनॉल फिनॉल है या नहीं है और उसका नेचर हमारा क्या है, एसिडिक है या नहीं है। तो इसके लिए 2 हमने यहाँ टेस्ट ले लिए। पहला हमने ले लिया एक लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट एक्चुअल में वो पेपर होता है जो मतलब ब्लू से रेड में, रेड से ब्लू में, इसमें कन्वर्ट होता है। तो जो लिटमस टेस्ट है उसमें फिनॉल क्या करता है कि फिनॉल एसिडिक होता है नेचर में, आगे क्वेश्चन आएगा। तो फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। इस वजह से क्या होता है कि जो फिनॉल है वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, और जब ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया मतलब फिनॉल हमारा एसिडिक होता है। तो ये प्रूफ हो गया। सेकंड हमारा आता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अब फेरिक क्लोराइड टेस्ट के लिए हमको क्या करना है कि हमको जैसे फिनॉल सॉल्यूशन, अब वो फिनॉल है, एसिडिक है या नहीं, यही तो पता लगाना है हमको। तो जैसे यहाँ जब हम सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, 5% फेरिक क्लोराइड का एक सॉल्यूशन लेते हैं और उसकी 1 से 2 ड्रॉप उस वाले जो हमारा सॉल्यूशन जिसको हमें चेक करना है उसके अंदर डाल देते हैं। अब डालने के बाद हम ये चेक करते हैं कि उसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर उसका कलर या तो पर्पल हो गया या ग्रीन हो गया या फिर ब्लू हो गया, तो अगर इन तीनों में से कोई भी कलर होता है तो हमको ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर हमारा फिनॉल प्रेजेंट है। अब यहाँ हमने बेशक फिनॉल लिया, लेकिन जब हम टेस्ट करेंगे तो इस तरह हम कोई भी एक सॉल्यूशन लेंगे या बीकर में या कहीं भी, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 से 2 ड्रॉप अपना FeCl3 सॉल्यूशन की डालेंगे और डालने के बाद हम चेक करेंगे अगर ये कलर हो गया तो वो फिनॉल है, नहीं हुआ तो नहीं है। तो ये हो गया सिंपल हमारे 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल। तो नेक्स्ट हमारा आता है वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। तो जो हमारा फिनॉल है वो एसिडिक क्यों है नेचर के अंदर, ये हमको बताना है। अब अगर आपको याद हो तो हमने अपने यूनिट सेकंड में एसिड बेस में ये पढ़ी थी थ्योरी। तो वहां पे एक थ्योरी आती थी हमारी अकॉर्डिंग टू आरहेनियस। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस है उसको अगर हम क्या करें, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व होने के बाद अगर वो हमारा H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है तो वो कंपाउंड हमारा एसिड कहलाता है, और अगर वो OH नेगेटिव को रिलीज करता है तो वो हमारा बेसिक कहलाता है। यही रीजन होता है कि जैसे हमारा जो H2O है ना, वो जब हम डिसोसिएट करते हैं तो वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों देता है, इसलिए वो हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन हमको क्या चेक करना है कि फिनॉल हमारा एसिडिक है या नहीं है। तो हमको ये चेक करना होगा कि जब फिनॉल को हम डिसोसिएट करेंगे तो वो H पॉजिटिव आयन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो यही हमारे आरहेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब फिनॉल को हमने यहाँ पे क्या किया, डिसोसिएट किया, तो डिसोसिएट देने के बाद हम ये देख रहे हैं कि इसने एक तो दिया फिनॉक्साइड आयन, यानी कि यहाँ से जो OH है उसमें से O नेगेटिव यहाँ रह गया और H पॉजिटिव था वो हमारा यहाँ पे निकल गया। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि जो फिनॉल है वो हमारा H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट होने पे दे रहा है, और यही रीजन है कि फिनॉल हमारा क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। बाकी और थोड़ी बात फिनॉल के बारे में, फिनॉल इज एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड इन बेंजीन रिंग, हमने पहले ही पढ़ लिया। बाकी फिनॉल हमारा एसिडिक होता है नेचर में क्योंकि ऑन डिसोसिएशन इट गिव H पॉजिटिव आयन, यानी कि H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन को रिलीज करता है। तो ये हो गया हमारे इसके पीछे का रीजन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, राइट रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल की 2-3 रिएक्शन हमारी कई बार आ जाती हैं। पहले हम बात करते हैं कॉलवे रिएक्शन के बारे में। तो देखो इसमें
क्या होता है कि जो फिनॉल है हमारा, डायरेक्टली समझ लो, फिनॉल हमारा रिएक्ट करता है सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और जब ये रिएक्ट करेगा तो बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ से क्या होगा, देखो ये H हटेगा और यहाँ से ये OH हटेगा, क्योंकि जो NaOH है वो हमारा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। तो Na पॉजिटिव हमारा इस H को हटा के यहाँ जुड़ जाएगा तो ONa बन गया हमारा, और जो OH है वो इस H के साथ H2 की फॉर्म बाहर निकल गया, तो हमारा बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब वैसे तो इसके साथ आप चाहो दो रिएक्शन डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ पे आप डालना फर्स्ट CO2 और सेकंड आप डालना H2, इधर ही लिखना, और डायरेक्टली आप जो है सैलिसिलिक एसिड बना देना, एक शॉर्ट फॉर्म है। बाकी आपको समझाने के लिए हमने यहाँ बनाया कि जब हम इसके आप CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इधर से भी हमारा क्या होता है, CO यहाँ पे जुड़ जाता है, ONA और सोडियम सैलिसिलेट, और जब इसकी हम यहाँ पे रिडक्शन कराते हैं यानी कि H पॉजिटिव जोड़ेंगे H2 के साथ में, तो हमारा H यहाँ पे जुड़ जाता है और यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे COOH हो जाएगा और हमारा सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। और इसी को हम यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं, क्योंकि देखो मेन हमारा ये हो गया की कार्बन, क्योंकि कार्बन के सबसे बड़ा ग्रुप होता है, तो इससे देखा जाए 1 और इधर देखा जाए 2, तो दूसरी पोजीशन पे हमारा एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जाता है, तो 2 हाइड्रोक्सी और पूरा हमारा ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाता है कॉल्बी रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड हमारा बनता है। नेक्स्ट हमारी फिनॉल की रिएक्शन आती है रीमर टीमर रिएक्शन। क्या होती है, तो देखो इसमें क्या है, जैसे हमारा जो फिनॉल है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में, और जब भी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो क्लोरोफॉर्म का देखो ये CH है ना, ये हमारा O के साथ मिलकर यहाँ पे चिपक जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हमारा इस पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे, मैंने क्या बोला, जैसे हमारा कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है, तो इसके साथ वाला की कार्बन हो गया, अब इसके साथ वाला OMP ऑर्थो मेटापेरा, आपको याद होगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे हमारा क्या होगा, यहाँ CHO ग्रुप यानी कि एक एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है, तो यहाँ CH जुड़ जाएगा, और जब एल्डिहाइड ग्रुप जाए तो अब ये बड़ा ग्रुप हो गया, तो ये बड़ा ग्रुप हो गया, तो ये बन जाएगा हमारा सैलिसैल्डिहाइड, यानी कि ये मेन हमारा एल्डिहाइड करके आ रहा है, तो सैलिसैल्डिहाइड हमारा बन जाएगा। और जब भी आपको कोई भी रिएक्शन ऐसी लिखनी होगी, क्या करना है कि फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ, जो यहाँ उसको लिखना है इन द प्रेजेंस ऑफ ये टू प्रोड्यूस, उसके बाद ये देगा क्या, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यानी कि वैसे देखा जाए तो ऑर्थो पोजीशन पे हमारा एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जा रहा है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी या इसको 1 हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और ये पूरा बेंजल्डिहाइड है, और इसी को हम यहाँ पे सैलिसैल्डिहाइड नाम से भी जानते हैं। जैसे वो हमारा सैलिसिलिक एसिड था वैसे ये सैलिसैल्डिहाइड है। तो हमारी जो कॉल्बी रिएक्शन है वो देती है मतलब बेंजोइक एसिड बनाती है, और ये हमारी एल्डिहाइड बनाती है। तो ये हो गए हमारे फिनॉल की रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारा आता है गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्रीसॉल। अब क्रीसॉल में 2 आते हैं, एक ऑर्थो क्रीसॉल आता है, एक मेटा क्रीसॉल आता है, बता देंगे आगे। उसके अलावा रिजोर्सिनॉल, नेप्थ्रॉन, तीनों के बारे में बात करनी है। तो क्रिसॉल के बारे में बात करें तो क्रिसॉल आपको ये दिख रहा होगा, क्रिसॉल में सिंपल क्या होता है, हमारा फिनॉल ये OH ऊपर लगा हुआ है, साथ में हमारा CH3 लग जाता है, तो ये हमारा क्रिसॉल कहलाता है। अब ये पता है कि ये हमारा मेन है, तो इसके इधर वाला हमारा होता है ऑर्थो, तो अगर यहाँ CH3 लगा तो हमारा ये ऑर्थो क्रिसॉल है, अगर यहाँ की जगह यहाँ लग जाए, मेटा पोजीशन पे लग जाए, तो हमारा मेटा क्रिसॉल कहलाएगा। सिंपल फंडा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमारा CH3C6H4OH हो गया हमारा। इसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 108.14 ग्राम पर मोल। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये वुड प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो लकड़ी वगैरह होती है ना, उसमें दीमक वगैरह ये सब लग जाते हैं, तो इसलिए ये उसमें इस्तेमाल करेंगे तो उनसे बचा के रखता है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग जर्मीसाइड्स है, यानी कि जो वो जर्म्स होते हैं छोटे छोटे, उनको मारने का काम करेगा। साइड्स मतलब एकदम मार रहा है, स्टैटिक नहीं है। और ये आल्सो यूज होते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह, यानी कि साफ सफाई में, फ्लोर वगैरह इन सब में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा देखो थोड़े डेंजरस होते हैं, तो अगर इनको हम लो कंसंट्रेशन यानी कि कम अमाउंट में इस्तेमाल करते हो, ये एंटीसेप्टिक की तरह भी हमारे काम आते हैं। फिर हमारा आता है रिजोर्सिनॉल, तो ये हमारा पूरा इस तरह दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक OH इधर है, एक OH इधर है, तो इस तरह हमारा लगा होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H4 और OH का होल ट्वाइस, क्योंकि 2 OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 लगे हुए हैं। मॉलिक्यूलर वेट बताएं तो 110.11 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब ये सब अगर आप चाहो याद रहे तो आप इसको लिख के आ जाना, ये आपके थोड़े मार्क्स बढ़ाएगा, थोड़े अच्छा आपको लगवाएगा एग्जाम में। फिर इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये हमारा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। अब ये मत सोचना सर इधर से मैं इधर से मैं, भाई आपके लिए तो कोई 1-2 ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ तो हम सारे कवर कर रहे हैं, इसलिए कॉमन दे रहे हैं कुछ कुछ कि आपको याद रहे। बाकी जब भी एग्जाम में आएगा आपके लिए कोई 1-2 ही स्ट्रक्चर यूजेस आएंगे, तो आप लिख के आ जाना सिंपल। इसके अलावा ये हमारा एंटीसेप्टिक है, तो बाउंड किलिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। और बाकी इसके अलावा ये हमारा रेजिन्स, डाइज, प्लास्टिक इन सब बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा रिजोर्सिनॉल के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है नेप्थॉल। तो देखो नेप्थॉल में क्या होता है, सिंपली जैसे एक तरह से हमारे नेप्थलीन का ही ये मतलब डेरिवेटिव्स होता है, लेकिन यहाँ फिनॉल की वजह से जैसे ये हमारा है तो एक बेंजीन रिंग और जुड़ गई है यहाँ पे आगे, तो ये हमारा पूरा किसका कहलाता है, नेप्थॉल का स्ट्रक्चर है। और रेजोनेंस देख रहे हो, पाई सिंगल, फिर यहाँ पे देखा जाए डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो
बराबर है भाई, सारे के सारे हमारे एरोमेटिक ही हैं। हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आता है C10 यानी कि कार्बन 10 है S7OH और मॉलिक्यूलर वेट आता है 144.17 ग्राम पर मोल। अब इसके यूजेस क्या है, तो ये भी हमारा एज एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा ये हमारा इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों यानी कि फंजाई वगैरह को मारने का और इंसेक्ट वगैरह को मारने का काम करता है। इसके अलावा इसके और यूजेस देखे जाएं तो ये हमारे डाइज, पिगमेंट और कलरिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हमारे क्वेश्चन आता है गिव सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ एराइल डाइएजोनियम साल्ट, यानी कि यहाँ पे कंपाउंड है एराइल है, फिर डाइएजोनियम साल्ट आता है। तो देखो ये भी हमारे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब डाइएजो इसलिए आया क्योंकि इसमें एक डाइएजो ग्रुप जुड़ा होता है। अब डाइएजो ग्रुप कुछ भी नहीं है, डाइएजो का मतलब है दो, यहाँ पे एजो, एजो हमारे नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो दो हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप जुड़े हैं जो आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होते हैं, इसलिए इनको एजो यहाँ बोला जा रहा है। तो इस तरह का यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट मिल रहा है, समझ लो वहाँ पे डाइएजोनियम करके आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होता है। अब डाइएजोनियम साल्ट है, इस वजह से यहाँ पे इनके बाद में क्लोरीन ग्रुप भी जुड़ा है, जैसे NaCl साल्ट होता है ऐसे ही NCl ये हमारा साल्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये पूरी बेंजीन रिंग है। यहाँ N है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि N के ऊपर 3 होती है यहाँ पे, तो N और यहाँ पे Cl नेगेटिव, तो ये हमारा पूरा बन जाएगा डाइएजोनियम साल्ट। बाकी इसी को हम जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड करके भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेंजीन है, डाइएजोनियम है और यहाँ पे क्लोराइड है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड करके इसको बोल सकते हैं। तो ये इसके हो गए एक तरह से मतलब डाइएजो साल्ट। अब इसकी प्रिपरेशन सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम एनिलीन को, यानी कि NH2 हमारा जब लगा होता है बेंजीन पे, उसको हम एनिलीन बोलते हैं। तो जब एनिलीन हमारा रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्राइट के साथ में, सोडियम नाइट्राइट हमारा क्या है NaNO2, NO2 जहां भी लगा हुआ नाइट्राइट वर्ड आता है, अब Na जुड़ा है सोडियम, तो सोडियम नाइट्राइट हमारा हो गया। तो जब भी हम इसकी रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ करवाते हैं, तो ये हमारा फॉर्म करता है डाइएजोनियम साल्ट क्लोराइड वाले को। तो ये आपको दिख जाएगा। तो जब ये करेंगे यहाँ से हमारा क्या होगा, ये NH2 से हमारा ये S2 पूरा हटेगा, इसके साथ हमारा यहाँ से N कनेक्ट होगा और इधर से हमारा Cl कनेक्ट होगा। तो यहाँ से हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl नेगेटिव, ये पूरा बन गया हमारा बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। इसके बाद हमारा यहाँ से Na निकला, यहाँ से Cl निकला, तो हमारा यहाँ से NaCl बन गया। अब जो बचे कुछ हमारे यहाँ से ये O2 था और यहाँ से हमारा S था, यहाँ से हमारा S निकला, तो 2H2O की फॉर्म में हमारा वाटर बाहर निकल जाता है। तो इस तरह हमारा यहाँ पे डाइएजोनियम साल्ट बनता है। अब इसके अगर यूजेस के बारे में बात करें, क्योंकि क्वेश्चन आएगा सिंथेसिस यूजेस दोनों के बारे में, तो यूजेस क्या है कि इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक, जैसे हमारे जो एंटीबायोटिक वगैरह हो उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा सल्फोनामाइड है, तो उस एंटीबायोटिक में हम इस डाइएजोनियम साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे जो डाइज हो गए, पिगमेंट हो गए या कलरेंट वगैरह हो गए, उसकी सिंथेसिस में काफ़ी बार इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे जो डाइंग वगैरह, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल वगैरह होती है ना, उनमें भी हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा हो गया एराइल डाइएजोनियम साल्ट्स के बारे में। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है कि वाई एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स। अब देखो पहली बात यह है कि एरोमेटिक अमीन्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानो। तो देखो एरोमेटिक अमीन्स हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या होता है कि जो हमारी बेंजीन या जो एरोमेटिक रिंग है उसमें एक अमीनो ग्रुप अटैच हो जाता है। अब जैसे नॉर्मल हमारी ये बेंजीन है, अब आपको बताया कि 6 हाइड्रोजन होते हैं, हमने एक हाइड्रोजन दिखा दिया। तो जब इसकी रिएक्शन हम NH2 के साथ में कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सॉरी NH3 हमारा पूरा अमीन होता है। तो जब उसके साथ कराते हैं तो यहाँ से एक एच हमारा NH2 की फॉर्म में यहाँ पे जुड़ जाता है, और जब ये यहाँ जुड़ जाता है तो इसी को हम यहाँ पे एनिलीन बोल देते हैं। तो ये हमारा बन गया एनिलीन बन गया, और इसी एनिलीन को हम यहाँ पे एरोमेटिक अमीन्स नाम से जानते हैं। तो ये हमारे होते हैं नॉर्मली एरोमेटिक अमीन्स। अब देखो ये नॉर्मल हमारे एरोमेटिक अमीन है। अब जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो नॉर्मली हमारे कैसे होते हैं, तो जो एलिफेटिक अमीन्स है वो नॉर्मली हमारे NH3 है, यानी कि NH3 जो हमारा इस तरह बनता है N, और यहाँ पे हमारे 3 यहाँ पे H जुड़े होते हैं, और यहाँ हमारा डबल लोन पेयर होता है। तो ये हमारे नॉर्मली होते हैं एलिफेटिक अमीन्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये जो हमारे एलिफेटिक अमीन्स है ये ज़्यादा बेसिक होते हैं एरोमेटिक अमीन से या फिर कम बेसिक होते हैं, और ऐसा होता क्यों है। तो देखो नॉर्मली अगर देखा जाए तो देखो जो एरोमेटिक अमीन्स हमारे होते हैं ना, वो हमारे उनके पास प्रेजेंट होती है रेजोनेंस। अब एरोमेटिक अमीन्स हमारे कौन से होते हैं, जैसे ये है। अब इसमें रेजोनेंस क्यों है, क्योंकि इनमें हो रही है डीलोकलाइजेशन, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर सॉरी इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इस तरह इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। और रेजोनेंस प्रेजेंट होने की वजह से क्या है, एक तो इसका ये स्ट्रक्चर है, और एक इसका स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, यहाँ 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 बन गया, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो इसमें क्या रेजोनेंस प्रेजेंट है, और रेजोनेंस प्रेजेंट होने की वजह से क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पे कितना मतलब वो है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसके ऊपर पूरा भार है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे ही हमारी इसमें मूवमेंट शुरू हो जाती है ये हमारी डीलोकलाइजेशन होती है। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको यूनिट 1 में ही ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया था कि जहाँ भी हमारी
रेजोनेंस वगैरह आ जाती है, यानी कि यहाँ भी हमारी ये डीलोकलाइजेशन होने लगती है, वो चीज़ की बढ़ जाती है हमारी स्टेबिलिटी। अब देखो स्टेबिलिटी का फंडा क्या होता है ना, आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा और याद रखना, ये हमेशा आपके काम आएगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिंपल सा फंडा है कि स्टेबिलिटी जो हमारी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? एसिडिटी के। यानी कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ी तो हमारी एसिडिटी बढ़ जाएगी। अब जो एसिडिटी है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी के, या सिंपल बोले तो अपोजिट। यानी कि अगर किसी कंपाउंड की एसिडिटी बढ़ गई तो ऑब्वियसली बात है एसिड और बेस भाई बराबर तो होते नहीं है, तो अगर उसकी एसिडिटी बढ़ी तो उसकी जो बेसिसिटी हमारी होगी वो हमारी हो जाती कम। तो एसिड और बेस ये बिल्कुल अपोजिट नेचर के हैं और इसी वजह से इनकी जो एसिडिटी और बेसिसिटी है ये भी हमारी अपोजिट रहती है। तो अगर हमारी एसिडिटी किसी की बढ़ती है तो उसकी बेसिसिटी हमारी कम हो जाती है। अब एरोमेटिक अमीन्स वाले केस में क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एरोमेटिक अमीन्स के पास प्रेजेंट होती है हमारी रेजोनेंस, और जब रेजोनेंस प्रेजेंट है तो इस वजह से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और मैंने पहले ही बताया कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई तो उसकी बढ़ जाएगी एसिडिटी, और अगर एसिडिटी बढ़ गई तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है कि उसकी बेसिसिटी हमारी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, हमारी इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। अब जो नॉर्मली हमारा एलिफेटिक अमीन है NH3, इसके पास तो कोई रेजोनेंस नहीं है, इसके पास जो ये लोन पेयर है वो तो रहेंगे, और जब इसके बाद ये लोन पेयर है तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हमारी कम रहेगी एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन। और जब हमारी इसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी, तो जब स्टेबिलिटी हमारी कम होगी इसका मतलब क्या, उसकी एसिडिटी कम और बेसिडिटी हमारी बढ़ जाएगी। यानी कि ये जस्ट उल्टा काम होता है। अगर मैं सिंपल आपको दिखाऊं स्टेबिलिटी बढ़ी तो एसिडिटी बढ़ी और बेसिडिटी कम होगी। अब इसी को मैं अगर दिखाऊं कि स्टेबिलिटी अगर हमारी कम हो जाए, तो नॉर्मली अगर स्टेबिलिटी कम होती है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिटी की है, तो हमारी क्या होगी यहाँ पे एसिडिटी भी कम हो जाती है। और अगर हमारी एसिडिटी कम हुई तो ये जस्ट अपोजिट होता है हमारी बेसिसिटी के, तो जैसे ही एसिडिटी हमारी कम होगी हमारी जो बेसिसिटी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो एसिडिटी और बेसिसिटी एकदम अपोजिट तरह से आपस में कनेक्ट होते हैं। तो एलिफेटिक के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, और रेजोनेंस प्रेजेंट ना होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हमारी कम हो जाएगी, और अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो हमारी एसिडिटी कम हो जाएगी, और एसिडिटी कम हुई तो बेसिसिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो हमको ये समझ आ रहा है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में ये फर्क है कि एरोमेटिक के पास रेजोनेंस है, इस पे नहीं है। तो जो हमारा ये है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो बेसिसिटी हमारी अल्टीमेटली कम हो जाएगी और एलिफेटिक की हमारी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। यही रीजन है कि जो हमारे एलिफेटिक अमीन्स है वो हमारे ज़्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन्स। और इसके अलावा अगर कभी आपसे एरोमेटिक अमीन्स की मतलब स्टेबिलिटी टोटल पूछ ली जाए, तो देखो एरोमेटिक अमीन्स हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 तरह के होते हैं। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा हमारा बेसिक होता है वो होता है सेकेंडरी वाला, फिर उससे कम हमारा होता है टर्सरी वाला, और उससे कम हमारा होता है प्राइमरी वाला, और उससे कम हमारे होते हैं एरोमेटिक अमीन। तो टोटल अगर अमीन्स में देखा जाए तो सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, उसके बाद एरोमेटिक अमीन्स की सबसे कम बेसिसिटी होती है। तो ये हमारा पूरा होता है एरोमेटिक अमीन्स का पूरा चिट्टा गिट्टा कि किसकी कितनी बेसिसिटी होती है। अब हमारे यहाँ पे एरोमेटिक अमीन्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोमेटिक एसिड्स के बारे में। तो देखो एरोमेटिक एसिड भी सिंपल हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, यानी कि COOH ये वाला प्रेजेंट होगा जो हमारा एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद बेंजीन के रिंग के साथ जुड़ जाएगा और एरोमेटिक एसिड बनाता है। जैसे ये हमारी बेंजीन है, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमारा COOH जुड़ गया और जुड़ के इसने बेंजोइक एसिड हमारा बना दिया, और इसी बेंजोइक एसिड को हम यहाँ पे एरोमेटिक एसिड बोल देंगे, या फिर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा लग गया तो बेंजो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल देते हैं। अब यूनिट सेकंड का एक हमारा लास्ट क्वेश्चन बन के आता है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो एसिडिटी हमको इंक्रीज में बतानी, 4 कंपाउंड हमारे पास दिए हैं, फिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल, 2,4 नाइट्रोफिनॉल और 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। अब एक बार मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। देखो फिनॉल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी कंपाउंड हमारे डिसोसिएट होने के बाद H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं, तो ये हमारा एसिड हो गया। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने कंपाउंड बनाया, तो जब ये हमारा फिनॉल डिसोसिएट हुआ तो एक हमारा बनता है फिनॉक्साइड आयन O नेगेटिव, और इसके साथ हमारा H पॉजिटिव आयन निकल जाता है तो एसिड हो गया। लेकिन जो हमारा फिनॉक्साइड आयन बना है ना, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा हमारी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा एसिडिटी हमारी उतनी ज़्यादा। ये हर किसी में कंसेप्ट काम करेगा। तो जो फिनॉल का केस है उसमें जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा डिसोसिएट होने के बाद उसकी एसिडिटी उतनी अच्छी होती है। तो 2 तरह के हमारे पास ग्रुप होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब देखो जब O नेगेटिव हमारे पास है तो इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि इस पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है H पॉजिटिव हमारा निकल गया। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं सिंपली और आपको थोड़ा डिटेल्स में बताऊं, तो जब
जब हमारा OH कनेक्ट होगा, सिंपल मैं आपको यहीं से बताता हूँ डायरेक्टली, जब OH कनेक्ट होगा तो O और H इस तरह कनेक्ट होते हैं। अब आपको बताया कि जो O है वो हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है। इस चक्कर में क्या होता है कि O पार्शियली क्या करता है, अपने पास इनके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा इधर आ जाएगा हाइड्रोजन वाला भी, तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा H पॉजिटिव, और जब ये बिल्कुल सेपरेट आउट होते हैं तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है और H के पास पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के पास अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और ऑक्सीजन के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है। ये बेसिक आपका क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जो फिनॉक्साइड है ना, उसका मतलब है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये स्टेबल कितना है इसको बात करनी है। तो दो तरह के ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक्सेप्टर। डोनेट का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारा फिनॉक्साइड आयन पे लगता है तो ये क्या करेगा, सोचो भाई। जिसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, मान लो आपकी सर पे एक बोझ रखा है, एक दो ईंटें रखी हैं, अब आपके सर पे कोई दो चार ईंटें और रख दे तो क्या होगा, आप भाई अनस्टेबल हो जाओगे ना। तो ये है कि ये ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अब जब डोनेट करेंगे तो इस वजह से क्या है कि इनके ऊपर और भार आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और भार आने की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएंगे। और आपको पता है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर इनकी स्टेबिलिटी कम होती है तो एसिडिटी हमारी कम होगी। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे ये अनस्टेबल होंगे और इनकी एसिडिटी हमारी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे क्या करते हैं, ओवरऑल फिनॉल की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। ये लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है। अब इसके एग्जाम्पल हमारे एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है और फिनाइल ग्रुप हमारे हो गए। ये ऐसे हैं जिनकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बारे में। तो ये हमारे विथड्रॉइंग ग्रुप भी कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, खींचते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब देखो फिनॉक्साइड आयन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हमने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप इनके पास जोड़े तो ये क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। अब मान लो आपके सर पे 4 ईंटें रखी हैं, अब कोई एक बंदा आए वो बोले कि भाई ला 2 ईंटें मैं पकड़ लेता हूं तेरी, या मुझे पकड़ा दे। तो जब आपके ऊपर से ईंटों का वजन कम होगा तो भाई आप थोड़ा स्टेबल फील करोगे। यही रीजन है कि जब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप, ये इससे इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनके ऊपर भार कम होगा। और जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वही बता है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी बढ़ी तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है वो इनकी एसिडिटी को बढ़ाते हैं। अब इसके एग्जांपल हमारे नाइट्रो ग्रुप, हेलोजन, सल्फो और कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब इस अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, फिनॉल है। अब फिनॉल के बाद इसमें 4 नाइट्रो, यानी कि जो हमारा फिनॉल है यहाँ पे OH है तो 1 2 3 4, तो यहाँ चौथी पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप लग गया NO2। 2 4 में क्या है कि यहाँ भी एक 1 2 यहाँ भी एक नाइट्रो लगा है, यहाँ भी लगा है, और 2 4 6 में क्या है, यहाँ भी नाइट्रो लगा है, यहाँ भी लगा है। अब जो नाइट्रो ग्रुप है वो एक्चुअल में क्या है, नाइट्रो ग्रुप हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है जो इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो हमारे लिए जो नाइट्रो ग्रुप है एक अच्छी बात है। तो हमारे जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप होंगे हमारी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी रहेगी। यही रीजन है कि फिनॉल हमारा इन सब में सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि फिनॉल नॉर्मल है। लेकिन यहीं अगर हम 4 नाइट्रो जोड़ दें, एक नाइट्रो जुड़ गया तो हमारी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हमने 2 नाइट्रो जोड़ दिए तो स्टेबिलिटी और बढ़ गई, और 3 नाइट्रो जोड़ दिए तो स्टेबिलिटी हमारी और बढ़ गई। और स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा हमारी एसिडिटी उतनी ज्यादा। यही रीजन है कि ये सबसे स्टेबल है, इससे कम स्टेबल, ये उससे कम स्टेबल, ये कम उससे कम स्टेबल, और सबसे स्टेबल हमारी ये। तो इस तरह आप पूरा फंडा, ये 10 मार्क्स में भी आता है पूरा स्टेबिलिटी के ऊपर, कौन सा कैसा है, नेचर क्या, तो आप इसको अच्छे से करके आ सकते हो। इसमें कई बार एक क्वेश्चन आपके लिए और बनता है कि जो नॉर्मल अल्कोहल है उनसे हमारे फिनॉल ज्यादा एसिडिक होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो नॉर्मल अल्कोहल हमारा क्या है, कोई भी कंपाउंड है CH3 उसमें OH लग गया या नॉर्मली OH कहीं लगा है तो वो नॉर्मल अल्कोहल है। अब उनके पास रेजोनेंस नहीं है, लेकिन जो फिनॉल है हमारा ये ग्रुप, इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। इस वजह से जो फिनॉल है वो हमारा ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस है, और ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा। ये रीजन है कि फिनॉल हमारे नॉर्मल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक ज्यादा होता है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है तो आप लिख के आ सकते हो कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज फिनॉल has resonance and which increases stability which ultimately increases acidity as compared to alcohol। हम बात करते हैं अपने यूनिट 3 के सभी क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारी यूनिट 3 आती है फैट्स एंड ऑयल के बारे में। अब देखो फैट्स एंड ऑयल एक्चुअल में होते क्या है, जो आप लोग घरों में यूज करते हो ना, नॉर्मली जो आपका घी होता है वो एज अ फैट की तरह काम करता है, और जो आपका तेल है, सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, जो नॉर्मली आप सब्जी वगैरह पकाने में इस्तेमाल करते हो, वो आपका एज अ ऑयल की तरह रहता है। तो पहले ना हम केमिकली यानी कि केमिस्ट्री तरीके से पूरा समझ लेते हैं कि फैट्स एंड ऑयल होते क्या है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए देन हम आगे इसके क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो देखो एक हमारे पास होता है ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे CH2 CH CH2 और इन तीनों के साथ OH ग्रुप लगा होता है, और ये OH ग्रुप हमारा अल्कोहल को डिनोट करता है, और इसीलिए ग्लिसरॉल एक तरह से हमारे एक अल्कोहल ही होता है। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारे होते हैं फैटी एसिड, ग्लिसरॉल समझ गए। अब फैटी एसिड एक्चुअल में क्या होते हैं, ये होती है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं समझे, इसका मतलब क्या है, जैसे नॉर्मल हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है और इधर हमारे कार्बन की चेन है, कार्बन नॉर्मल जो हमारा CH3 CH2 ये होती है। अब यहाँ पे हमको एक लंबी चेन चाहिए होती है कार्बन की, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, नॉर्मली लोरिक एसिड का एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ देख सकते हो CH3 और CH2 10, यानी कि 10 बार हमारा ये आएगा, 11 है, और इधर हमारा जुड़ा हुआ है COOH हमारा जुड़ा हुआ है।
तो देखो ये तो हमारी होगी लॉन्ग चेन कार्बन की, ये आपको दिख रही होगी, और ये हमारा हो गया यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन दोनों को थोड़ा डिटेल्स में मैंने अच्छे से बनाया, आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे CH3 आएगा पहले तो इधर, तो ये CH3, उसके बाद देखो CH2 यहाँ से लेके लगभग 10 तक हमारा ये जुड़ा हुआ है, और इसके बाद COH ये हमारा लगा हुआ है। तो ये हमारा हो गया एक क्लोरिक एसिड जो एक फैटी एसिड होता है, ठीक है, सिंपल समझ गए। अब इसको किस तरह अटैच होता है, तो ये CO है ना, ये एंड में हम इस तरह देख सकते हैं, ये CH2 हो गया। अब ये C डबल बॉन्ड O और OH इस तरह अटैच होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा फैटी एसिड है, ये इस ग्लिसरॉल के साथ, तो इस ग्लिसरॉल के साथ जाके क्या है, ये फैटी एसिड बाउंड करेगा, यानी कि चिपकता है, रिएक्शन करता है। अब रिएक्शन होती कैसे, इसको देखते हैं। तो देखो ये हमारा ग्लिसरॉल था, हमने ये एज इट इज सेम हमने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। अब ये OH है, इसको थोड़ा हमने ब्रॉड में उतारा क्योंकि यहाँ पे ये खुलता है। अब इसके बाद हमारे पास ये था, तो ये पूरी फैटी एसिड है, तो इस पूरे को हम लाइन स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे 10 कार्बन हमारे हो जाएंगे और इधर COH हमारा जुड़ जाता है। तो अब COH को हम क्या है, कुछ इस तरह लिख सकते हैं, देखो C डबल बॉन्ड OH, तो ये COOH हमारा हो गया, इसी तरह लिखते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो इस तरह, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये लिखा है हमने COOH, और ये हमारी पूरी कार्बन की चेन हो गई, जो 10-11 कार्बन थे वो C डबल बॉन्ड O और COH, यानी कि COOH। अब बस हमको यहाँ पे क्या करना होता है कि जैसे हमने एक ग्लिसरॉल लिया है, लेकिन यहाँ पे ये 3 हमारे OH है, तो 3 बार के लिए हमको यहाँ पे 3 फैटी एसिड लेने पड़ते हैं। यानी कि एक तो इतनी लंबी चेन है, ऊपर से हम यहाँ पे 3 फैटी एसिड लेते हैं। तो देखो एक हमारा फैटी एसिड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो हमने यहाँ पे 3 फैटी एसिड लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है COOH वाला, इसका ये वाला पार्ट जो है, यहाँ से देखो OH वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हमारा यहाँ से कट होगा, और जो हमारा यहाँ पे ग्लिसरॉल था, इसका जो एल्कोहल के लिए OH था, तो यहाँ पे जो OH पार्ट है ये, अब चाहे आप इसका OH ले लो, चाहे आप इसका OH ले लो, एक ही बात है। आपका ओवरऑल क्या होना है कि ये जो H2 हमारा बन के निकल रहा है ना, ये H2O हमारा यहाँ से बाहर निकलेगा, और जब ये H2O हमारा बाहर निकलेगा, 3 H2O बाहर निकल जाएंगे, तो अब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली हमारा जो है इस वाले कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, तीनों का, ये यहाँ पे तीनों का यहाँ पे रिएक्ट करेगा। और जब रिएक्ट करेगा तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH और ये OO हो गए, और इस O के साथ में डायरेक्टली ये वाला कार्बन, देखो ये कार्बन और यहाँ डबल बॉन्ड O, और ये हमारी रिएक्शन, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन। तो इस तरह का हमारे एक कंपाउंड बनेगा, और इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, फैट या फिर ऑयल बोलेंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो इसी को हम यहाँ क्या बोलते हैं, लिपिड बोल देते हैं। तो आपके क्या बात क्लियर हुई कि हम इसी को लिपिड बोलते हैं, और लिपिड के अंदर ही हमारे ये फैट्स एंड ऑयल आते हैं। और फैट्स एंड ऑयल एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों एक तरह से सेम ही होते हैं, डिफरेंस क्या होता है हम इसको भी पढ़ लेंगे यहाँ पे। तो यही लिपिड है, यही फैट्स एंड ऑयल है, और ये बन कैसे रहा है, जब हमारे पास एक ग्लिसरॉल है, क्या है हमारे पास एक ग्लिसरॉल है, और हमारे पास यहाँ पे 3 यानी कि 3 फैटी एसिड की चेन होगी, यानी कि पूरे 3 फैटी एसिड है। तो 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद हमारे यहाँ पे पूरा लिपिड बनता है। अब देखो ये जो रिएक्शन होती है, यहाँ पे हमारे ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ बन रहा है, इस रिएक्शन को हम यहाँ पे ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं। अब ईस्टरिफिकेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हमारे एक R ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा O ग्रुप है, ओके, ये हमारा कार्बन है, ये ऊपर डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ओके, और ये क्या है, एक और कार्बन की चेन है यार। तो इस तरह जो हमारा कंपाउंड होता है ROCOO, तो ये जो हमारा बॉन्ड होता है इसको हम यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। और जब यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसी वजह से इस पूरी रिएक्शन को हम यहाँ पे ईस्टरिफिकेशन भी बोल देते हैं। तो ईस्टरिफिकेशन इज नन अदर देन इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल या फिर लिपिड, यानी कि लिपिड्स का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम यहाँ पे ईस्टरिफिकेशन बोल देते हैं। तो आई होप आपको फैटी एसिड रिएक्शन, फैटी एसिड क्या होता है और ये पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। बाकी एक बात और कि जो हमारे फैटी एसिड है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो अगर इनमें देखो यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये हमारा कहलाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर यहाँ पे कहीं भी इधर उधर कहीं भी एक भी डबल बॉन्ड होता है तो वो हमारा कहलाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये भी आप पूरा समझ गए होंगे। बाकी अब अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो फैट्स जो ऑयल है वो हमारे बिलोंग, यानी कि फैट्स एंड ऑयल बिलोंग टू द नेचुरल ऑक्यूरिंग कंपाउंड ग्रुप कॉल्ड लिपिड, यानी कि फैट्स एंड ऑयल हमारे लिपिड वाले ग्रुप में बिलोंग करते हैं। अब फैट्स एंड ऑयल क्या होते हैं कि फैट्स एंड ऑयल आर दी ट्राई ईस्टर, मैंने क्या बोला है, यहाँ पे ईस्टर बन रहा है तो ये यहाँ पे 3 ईस्टर के ग्रुप बन रहे हैं, तो क्या है, ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल के साथ ईस्टर बन रहा है, ट्राई ग्लिसरॉल विद लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल हो रही है, लेकिन लॉन्ग चेन यानी कि एक लंबी चेन कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल हो रही है, जिसमें लगभग 12 से 20 कार्बन हमारे प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज ईस्टर आर नोन एज ट्राईग्लिसराइड या फिर ट्राईग्लिसरॉल। यानी कि हमको एक बात और पता चल गई कि हम फैट्स एंड ऑयल को लिपिड
तो बोल सकते हैं, लेकिन साथ में हम इनको ट्राइग्लिसराइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्लिसरॉल हमारे मतलब कंपाउंड बनते हैं, ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसरॉल भी हम इनको बोल देते हैं। अब फैट्स एंड ऑयल के एग्जांपल हमारा हो गया ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, या फिर बीज वैक्स हो गया, ये हमारे इसके एग्जांपल हो गए। अब एक बात और अभी तुरंत समझ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। ये वाला क्वेश्चन भी आपके आने के चांस रहेंगे। तो फैट्स एंड ऑयल वैसे तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, जो फैट्स है वो हमारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जो ऑयल्स है वो हमारे लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब सिंपली अगर आप देखोगे तो आपका जो तेल है, यानी कि आपका जो मस्टर्ड ऑयल है, वो क्या है, आपके घर में रखा है, लेकिन एक लिक्विड फॉर्म में। आपका जो घी है वो क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में। तो ये हमारा इसका फर्क होता है। इसके अलावा जो हमारे फैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, मतलब फैट्स के जितने भी हमारे ये रिएक्शन होंगे फैटी एसिड वाले, वो समय सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, लेकिन जो ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फिर एक और बात की, जो फैट्स है वो मोस्टली हमारे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, उनसे पाया जाता है। अब जैसे घी आपका कहाँ से बनता है, जो दूध होता है हमारा, दूध कहाँ से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, एनिमल से मिल्क लिया, दूध लिया, और दूध से ही हमारा बाकी घी पनीर दही, यानी दूध से क्या क्या नहीं बनता है। तो ये मोस्टली हमारा एनिमल्स की वजह से हमको फैट देखने को मिलता है। लेकिन जो ऑयल्स है, ऑयल कहाँ से होता है, अभी मस्टर्ड ऑयल क्या है, एक प्लांट वेस्ट है, तो ये हमारा एनिमल से भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, एनिमल से भी ऑयल मिलता है, लेकिन मोस्टली हमारा प्लांट वेस्ट होता है, जो वेजिटेबल्स वगैरह है उनसे हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारे फैट्स होते हैं, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो काफ़ी हाई होता है, तभी तो भाई ये सॉलिड रहते हैं, क्योंकि इनको पिघलने के लिए, बॉयल होने के लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो ऑयल्स होते हैं उनका लो बॉइलिंग पॉइंट रहता है, इसलिए वो नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो फैट का हमारा वुलफोट फैट हो गया, और ऑयल का अगर देखा जाए तो ये स्पेलिंग हटा दो, ऑलिव ऑयल हमारा नॉर्मली इसका एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे हमने फैटी एसिड रिएक्शन, फैटी एसिड्स, फैट्स एंड ऑयल, इन सब के बारे में सारी बातें समझ ली। अब पूरी की पूरी यूनिट में सिर्फ हमारी कुछ रिएक्शन है, इनको भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो पहले हमारे यहाँ आता है डिफाइन दी फॉलोइंग रिएक्शन। तो जैसे हमारी 4-5 है, लेकिन 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले आती है सपोनिफिकेशन। अब सपोनिफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है, तो सिंपल देखा जाए तो इट इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल, यानी कि नॉर्मली जो हमारे ये फैट्स एंड ऑयल बन गए हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस हम करने वाले हैं। और हाइड्रोलिसिस होता है ब्रेक डाउन करना, यानी कि इनको तोड़ना। लेकिन एक्चुअल में हमारी क्या होती है कि जो सपोनिफिकेशन है, नाम से समझ आ रहा है, सपोनिफिकेशन यानी कि सोप, यानी कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ सोप, यानी कि फिकेशन ये हमारा हो गया फॉर्मेशन के लिए, और सपोनिफिकेशन हमारा सोप से कनेक्टेड है। तो सपोनिफिकेशन एक हमारी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, साबुन बनाते हैं, अपना सोप फॉर्म करके दे। और इसके अलावा इसमें हमारा ग्लिसरॉल भी बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा हो गया सपोनिफिकेशन, एक प्रोसेस है जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ सोप करते हैं। अब रिएक्शन आप यहाँ देख लो, तो जैसे ये हमारा नॉर्मली ट्राइग्लिसराइड है, या इसको आप यहाँ फैट लिख लो, चाहे आप इसको ऑयल लिख लो, चाहे आप इसको लिपिड लिख लो, जो मर्जी आप नाम लो, ये हमारा ट्राइग्लिसराइड है। अब ये ट्राइग्लिसराइड है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एक बेस के साथ में, और बेस के लिए हम यहाँ लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो आपको बताया कि यहाँ पे 3 लेने पड़ेंगे हमें, 3 NaOH हमने यहाँ पे लिए, तीनों अलग अलग लिख दिए, या आप सिंपली बल्क में 3 NaOH ऐसे करके भी लिख सकते हो, नॉर्मली हो गए। अब जब इनका ब्रेक डाउन करते हैं, आपको पता है क्या होता है, Na पॉजिटिव या OH नेगेटिव में टूटता है, या इसको और दूसरे तरीके से अगर तोड़ना हो तो NaO नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटता है, इस तरह टूटता है। आपको जो मर्जी करना है ब्रेक डाउन कर लो। जब ये हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, देन यहां से आपको बताया कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, हमारा ईस्टर बॉन्ड टूटेगा। तो चाहे आप इधर से ब्रेक डाउन करो, चाहे आप इधर से ब्रेक डाउन करो, मान लो हमने यहां से क्या किया, इसके ब्रेक डाउन कर दिया, और जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। तो जो Na पॉजिटिव है वो हमारे इस O के साथ जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि O नेगेटिव यहाँ पे है, तो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे R डबल बॉन्ड हो, और ये O की जगह O नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव जुड़ गया। तो यही हुआ तीनों के साथ, यहाँ भी Na यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा। अब यहाँ बचा OH नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है CH2, तो ये OH है वो हमारा यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH2OH, ये CH जुड़ा हुआ है OH, और ये CH2OH। तो इस तरह हमारा बन जाएगा यहाँ पे कंपाउंड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस तरह आपने फैट्स एंड ऑयल को बनाया था, यानी कि आपने ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड को मिक्स करके आपने बनाया था, उसी तरह ये हमारा टूट भी रहा है, यानी कि टूटता भी बराबर उसी तरीके से। तो जब टूटेगा तो यहाँ पे हमारा जो फैटी एसिड है, वो फैटी एसिड हमारा बाहर निकल गया, और ग्लिसरॉल था वो बाहर निकल गया। बस फर्क क्या है कि फैटी एसिड में उस तरफ यहाँ पे OH लगा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा Na की वजह से टूटा है, तो यहाँ Na लगा है, और Na की लगने की वजह से ये हमारा हो जाता है साल्ट। और जो फैटी एसिड के साल्ट होते हैं वही हमारे एक्चुअल में सोप होते हैं। तो सोप इज नन अदर देन इट इज द साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो हमारा सपोनिफिकेशन रिएक्शन में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एक हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जब टूट रहा है तो हाइड्रोलिसिस है, और किसकी मदद से, एल्कली, यानी कि एक बेस की मदद से टूट रहा है, और टूट के हमारे यहाँ पे सोप फॉर्म हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ सोप, जो हमारा साल्ट है फैटी एसिड का ONA, और हमारा ग्लिसरॉल बाहर निकल जाता है। ये हो गया सपोनिफिकेशन। सेकंड हमारी यहाँ पर रिएक्शन आती है रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। रेंसिडिटी एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हमारा जो घी होता है या तेल होता है, कभी कभी वो खराब हो जाता है, तो उसी खराब होने की प्रोसेस को हम यहाँ पर रेंसिडिटी ऑफ ऑयल होते हैं। तो एक हमारी प्रोसेस है दैट ऑकर्स इन फैट्स एंड ऑयल, दोनों में ऑकर होती है, इन विच फैट्स एंड ऑयल आर स्पॉइल्ड और डिग्रेड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस और अदर केमिकल रिएक्शन, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारा जो तेल या घी है वो हमारा खराब हो जाता है,
और उसी को हम यहाँ पे रेंसिडिटी ऑफ ऑयल बोल देते हैं। तो अगर रेंसिडिटी ऑफ ऑयल की हम रिएक्शन देखेंगे तो देखो यहाँ पे वही ट्राइग्लिसराइड लेना है। अब यहाँ पे लाइपेज एक एंजाइम होता है जो इनकी ब्रेकडाउन यानी कि इनको तोड़ने का काम करेगा, तो वही फिर से कम होगा। यहाँ से अगर हम हटा देंगे तो OH OH जुड़ के हमारा ग्लिसरॉल बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बचा हुआ हमारा था RHC+O, अब इसके साथ हमारा क्या जुड़ जाएगा, फिर से OH जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा फ्री फैटी एसिड। अब देखो जो फ्री फैटी एसिड है ना वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि जब तक देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये जो हमारे फैटी एसिड है ये ग्लिसरॉल के साथ मिलकर फैट एंड ऑयल बना रहे थे, हमारी बॉडी में जाएगा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनकी जगह केवल ये फ्री वाला जो फैटी एसिड है यानी कि ये हमारा ग्लिसरॉल के साथ बाइंड नहीं है और उस फॉर्म में अगर ये फ्री फैटी हमारी बॉडी में जाता है तो ये नुकसान करेगा। और यही रीजन है कि जो हमारे रेंसिडिटी ऑफ ऑयल है यानी कि जो तेल या घी हमारा खराब हो रहा है उसमें जो हमारा फैट एंड ऑयल है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल में यानी कि निकल गया, और हमारे फ्री फैटी एसिड में यानी कि इसमें फ्री फैटी एसिड है। और अब अगर हम इस तेल या घी को खाते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है फ्री फैटी एसिड और ये हमारी बॉडी में जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। यही रीजन है कि जब चीजें खराब हो जाती है तो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी हमारी इसमें थर्ड रिएक्शन आती है ड्राइंग ऑफ ऑयल। अब देखो ड्राइंग ऑफ ऑयल में क्या होता है कि जो हाईली अनसैचुरेटेड वाले ऑयल होते हैं, अब देखो अनसैचुरेटेड है तो ऑयल ही होगा क्योंकि फैट तो हमारे सैचुरेटेड होते हैं, तो जो अनसैचुरेटेड वाले हमारे ऑयल होते हैं हाईली, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो अगर हमारे खुली एयर से, हवा से या हमारी और कहीं मतलब इन्वायरमेंट से हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, उस वजह से क्या होता है उनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है और साथ में पॉलीमराइजेशन हो जाता है। और इस चक्कर में क्या है कि उनमें एक थिन फिल्म बन जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा आपका घी या तेल जब नॉर्मली एनवायरनमेंट में खड़ा रहता है तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की यानी कि तेल के ऊपर नॉर्मली व्हाइट कलर की एक वाटर प्रूफ फिल्म सी दिखाई देती है, और इसका मतलब वो खराब हो चुका है क्योंकि इसमें ड्राइंग ऑफ ऑयल हो चुका है। अब इसमें क्या है, दीज आर ऑयल आर कॉल्ड, इसको हम ड्राइंग ऑयल बोलते हैं, और इस पूरी रिएक्शन को हम यहाँ पे ड्राइंग रिएक्शन एक तरह से बोल देंगे। एक तरह से हमारा सूख जाना है क्योंकि वहाँ पे थिन वाटर प्रूफ फिल्म हमारी डेवलप हो जा रही है। तो इसकी रिएक्शन देखो, इसमें बहुत लंबा चौड़ा था तो इसी तरह हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं। आप इसी तरह लिख के आ जाना, ये हमारा होता है लिनोलिएट फ्रेगमेंट, यानी कि नॉर्मली आपको दिख रहा होगा एक हमने लिनोलिएट ऐसे उसका एक शॉर्ट फॉर्म लिया फ्रेगमेंट। अब जब ये ऑक्सीजन यानी कि एनवायरमेंट से ऑक्सीजन की रिएक्शन आएगी तो देखो यहाँ जगह जगह हमारे क्या है OOH ये जुड़ जाएंगे और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड। और उसके बाद क्या है, अब ये जुड़ते चले जाएंगे, आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो गया, फिर पॉलीमराइजेशन, अब ये आपस में जुड़ना शुरू होंगे। देखो यहाँ पे ये जुड़ गए और जब ये जुड़ जाएंगे तो इसी को हम यहाँ पे ड्राइंग ऑयल बोलेंगे। और इनके बीच एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्रॉस लिंक यूनिट, यानी कि आपस में क्रॉस लिंक तरीके से ये पूरा पॉलीमराइज बनता जा रहा है। तो यही हमारा ड्राइंग ऑयल कहलाता है और ये भी एक्चुअल में एक तरह से खराब हो चुका है हमारा। तो अब हमको कुछ नॉर्मल टर्म को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो देखो पहली बार हमारे पास आता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। पहले आता है सपोनिफिकेशन वैल्यू और उसके सिग्निफिकेंस एक्चुअल में क्या होते हैं। तो अब तक हम क्या देख रहे थे कि सपोनिफिकेशन में हम क्या कर रहे थे, अपने फैट एंड ऑयल को तोड़ के, और यहाँ पे ग्लिसरॉल अलग और यहाँ पे फैट, और फैट क्या था एक्चुअल में एक साल्ट था, यानी कि Na लग गया, O के साथ में Na लग गया तो हमारा एक साल्ट फॉर्म हो जा रहा था, उसी को हम यहाँ पे सोप बोल रहे थे। तो सपोनिफिकेशन एक प्रोसेस है हमारी जिसमें हम सोप को बनाते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सोप। अब इसको हम चेक कैसे करते हैं, यानी कि एक्चुअल में जो सपोनिफिकेशन वैल्यू है वो हमको बताती क्या है। तो it is defined as the number of mg of KOH required to saponify 1 gram of fat and oil। अब इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे ये फैट या ऑयल ले लिया 1 ग्राम, ठीक है। अब ये 1 ग्राम फैट एंड ऑयल लिया तो अब हमको क्या करना है कि इसको कितना, क्योंकि हम यहाँ तो NaOH की कर रहे थे या KOH की कर रहे थे, क्योंकि हमें एक एल्कली चाहिए, तो अगर हम KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो कितना KOH हमको रिक्वायरमेंट है, यानी कि कितना KOH हम ऐड करें कि हमारा जो 1 ग्राम फैट एंड ऑयल है वो हमारे यहाँ पे सोप में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि इस तरह सिंपल है कि हम जो NaOH या KOH ऐड कर रहे थे तो हम कितना अमाउंट NaOH ऐड करें, तो वही हमें नंबर ऑफ mg ऑफ KOH को यहाँ निकालना है। और जैसे हम इसको निकाल लेंगे हमें पता चल जाएगा कि 1 ग्राम में सोप में हम कितना सोप बना सकते हैं, और 1 ग्राम साल्ट मतलब 1 ग्राम लिपिड या फैट्स एंड ऑयल के लिए हमको कितने KOH की रिक्वायरमेंट होती है, और यही उसका सपोनिफिकेशन वैल्यू कहलाता है। अब इसके फायदे क्या है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू, यानी कि जो ये सपोनिफिकेशन वैल्यू निकल के आएगी वो हमको एक आइडिया बताएगी अबाउट दी फैट्स एंड ऑयल के एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। अब कैसे, तो देखो जो सपोनिफिकेशन वैल्यू है वो हमारी जितनी ज्यादा हमको लग रही है उसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा उतना ही कम लगेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या हमको एक ब्रेक डाउन करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैट है जो हमें यहाँ निकालना है एक्चुअल में इज इक्वल टू mg ऑफ KOH, यानी कि जितनी हमको KOH की रिक्वायरमेंट है वो, और हमने कितनी सपोनिफिकेशन वैल्यू निकाली वो। आप जैसे इसकी वैल्यू पुट करोगे आपको एक मॉलिक्यूलर फैट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो यहाँ पता चल जाएगा। तो सिंपल आपको क्या समझ आ रहा है कि सपोनिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सोप को बनाते हैं। अब सपोनिफिकेशन वैल्यू एक हमें वो नंबर, इसको हम सपोनिफिकेशन नंबर नाम से भी जानते हैं, तो एक वो नंबर हमको बताता है कि जो KOH है वो कितना हमको चाहिए कि हम 1 ग्राम फैट एंड ऑयल को सोप में कन्वर्ट कर सकें। और इससे हमको पता
पता क्या चलेगा, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हमको ये पता चल जाएगा कि जो हमारा फैट या ऑयल है यहाँ पे वो कितना, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, यानी कि वो कितना ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। और ये इसका फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सपोनिफिकेशन वैल्यू जितनी ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट हमारा उतना कम निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सपोनिफिकेशन वैल्यू यहाँ पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा आता है एसिड वैल्यू एंड इट यूज। तो देखो एसिड वैल्यू क्या होती है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ mg ऑफ KH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। तो वही सेम फंडा कि हमने यहाँ पे क्या लिया, 1 ग्राम अपना फैट एंड ऑयल ले लिया। अब इस 1 ग्राम फैट एंड ऑयल में कितनी मात्रा में फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फ्री फैटी एसिड है, यानी कि नॉर्मली अगर ये फैटी एसिड प्रेजेंट है तो वो ग्लिसरॉल के साथ बाउंड है, तो वो हमारा फैट एंड ऑयल है। लेकिन अगर हमारे ये फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक एसिड वैल्यू करके चेक करते हैं, और इसमें हमको ये पता लगता है कि जो हमारा ये पूरा मतलब फैट एंड ऑयल है इसमें कितने मात्रा में फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है। और इससे हमको ये पता चलेगा कि भाई फ्री फैटी अगर प्रेजेंट है और ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो वो घी हमारे खाने लायक नहीं है और हम उसका यूज नहीं करते हैं। तो ये क्या करता है कि इट इज डिफाइन द नंबर ऑफ mg ऑफ KH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी। अब इसको पता कैसे लगाएंगे, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे QH को ऐड करेंगे, और जो QH होगा वो क्या करेगा, एक बेस है और फ्री एक एसिड है, तो ये बेस क्या करेगा, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। अब आपको पता है कि जितनी मात्रा हमको बेस की लगेगी, यानी कि सिंपल अगर मैं मानूं 5 ml हमारा एक बेस है और 5 ml एसिड है, तभी वो बराबर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। अगर बेस ज्यादा होगा तो वो बेसिक हो जाएगा, अगर एसिड ज्यादा होगा तो एसिड हो जाएगा। इससे हमको ये पता लग रहा है कि जो QH है ना वो हमको कितना चाहिए कि हम फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज कर दें। अब जितना चाहिए होगा, यानी कि जितना बेस लग गया हमको न्यूट्रलाइज करने में, उतना ही ज्यादा हमारा उसमें एसिड प्रेजेंट होगा, क्योंकि बेस बराबर मात्रा में चाहिए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे QH की वैल्यू को पता लगा लेंगे, और QH की वैल्यू हमको पता चल जाएगी तो हम डायरेक्टली फ्री फैटी एसिड की वैल्यू को भी पता लगा लेंगे, क्योंकि जितना QH होगा वो इसको न्यूट्रलाइज करने में लगेगा एसिड को, क्योंकि ये बेस है। तो हमें QH की वैल्यू पता चल गई तो हम फ्री फैटी एसिड की वैल्यू भी पता लगा लेंगे। तो यही हम इसमें पता लगाते हैं, और इसीलिए इसको या तो हम एसिड नंबर से भी जानते हैं या इसको न्यूट्रलाइजेशन नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये जो हमारा बेस है ये क्या कर रहा है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो कितना अमाउंट हमको लग रहा है वो हम यहाँ मेजर कर लेते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है, सिग्निफिकेंस या यूजेस देखें तो इट इज यूज्ड टू मेजर द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन सैंपल, यानी कि जो हमारा फैट एंड ऑयल है उसमें फ्री फैटी एसिड को मेजर करते हैं। इसके अलावा ये हमारा प्लास्टिसाइजर वगैरह को इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा क्या है, यूज्ड टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ लिपिड एक्सिपिएंट एंड एक्टिव सब्सटेंस। तो जो हमारा लिपिड है, फैट्स हैं, उसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं, क्योंकि अगर किसी लिपिड में, फैट एंड ऑयल में ज्यादा फ्री एसिड प्रेजेंट होगा तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। यही रीजन है कि हमें एसिड वैल्यू निकालनी होती है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आयोडीन वैल्यू के बारे में। तो देखो आयोडीन वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन अ फैट्स एंड ऑयल। तो वही हिसाब है कि जो हमारे फैट्स एंड ऑयल है, यानी कि नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कितने प्रेजेंट है वो हमको मेजर करना होता है। और ये आपको ऑलरेडी पता है कि देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरह के फैटी एसिड थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। सैचुरेटेड हमारे सिंगल बॉन्ड वाले और अनसैचुरेटेड हमारे डबल बॉन्ड वाले। अब जो अनसैचुरेटेड ना वो थोड़े ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि आपने नॉर्मल देखा होगा जो घी और फैट होता है ना, जैसे कि फैट हमारा घी वो सिंगल सैचुरेटेड हो गया, वो घर वाले भी भर भर के घी खिलाते हैं कि भाई अच्छा होता है ये, लेकिन तेल को लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि तेल अनसैचुरेटेड वाला वो थोड़ा नुकसानदायक है। देखो ये यूनिट आपकी जनरल जो आपका रियल लाइफ है ना उससे काफी कनेक्टेड है। तो इसको मेजर कैसे करना है, तो वही सिंपल है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ अ फैट्स एंड ऑयल व्हिच कैन अफेक्ट इट्स स्टेबिलिटी टेक्सचर। और ये वही बताएगी कि हमारे जो फैट्स एंड ऑयल है उसमें कितना अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, उसको ये मेजर करेगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, द अमाउंट ऑफ आयोडीन, यानी कि अब कैसे पता लगा रहे हैं, तो द अमाउंट ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड टू सैचुरेटेड द डबल बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोडीन वैल्यू ऑफ सैंपल। यानी कि सिंपली इन्होंने क्या किया ना कि जैसे जो हमारा फैट्स एंड ऑयल है, मान लो ये हमारा फैट है या कोई भी हमारा ये ऑयल है, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर आयोडीन डाला। क्या डाला, आयोडीन डाला। अब आयोडीन जब डाला गया तो आयोडीन क्या करता है कि जहां जहां डबल बॉन्ड होता है उन डबल बॉन्ड को रिप्लेस करके खुद उनकी जगह चिपक जाता है और उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल जैसे ये मान लो, एक मैंने एग्जांपल दिया, ये सिंगल हमारे थे और ये कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और आयोडीन की रिएक्शन करे तो आयोडीन क्या करेगा, इन डबल बॉन्ड को यहाँ तोड़ेगा और तोड़ के देखो खुद यहाँ चिपक गया, यहाँ चिपक गया और इनको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि इनने अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड का मतलब फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे इससे फायदा क्या हुआ, तो आयोडीन जितना ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, यानी कि आयोडीन जितना ज्यादा यूज हो रहा है उतने ही ज्यादा इसमें डबल बॉन्ड होंगे, क्योंकि
क्योंकि आयोडीन एक्चुअल में कर क्या रहा है कि वो हर एक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा है। तो आयोडीन जितने ज्यादा लगेंगे उतने ज्यादा डबल बॉन्ड। अब जैसे एग्जांपल मान लो एक कमरा है और हमको नहीं पता कि इसमें कितने बंदे बैठे हुए हैं। अब मान लो मैं यहाँ से 50 चॉकलेट लेके गया इस कमरे में और मैं बांटते बांटते निकला और बाहर निकला तो मेरे पास अभी भी 20 चॉकलेट बची हुई थी और मैंने हर एक को सिर्फ एक चॉकलेट दी। तो मैंने क्या किया, मैंने अंदर गिना नहीं, मैंने इन चॉकलेट को देखा, यहाँ से 50 डाली, 20 वापस बची, मतलब 30 चॉकलेट यूज हुई। तो मैं बता सकता हूँ कि इस कमरे में 30 बच्चे होंगे अप्रॉक्स। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है कि हम फैट्स एंड ऑयल में आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं और आयोडीन की रिएक्शन कराएंगे तो आयोडीन क्या करेगा, सब डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करेगा और जितना आयोडीन यूटिलाइज होगा उससे हम बता सकते हैं कि हमारे जो ये पूरा था फैट्स एंड ऑयल किसमें अनसैचुरेटेड प्रेजेंट था। और ये हम कैसे पता लगाते हैं, आयोडीन वैल्यू की मदद से। तो आयोडीन वैल्यू हमें इसी आयोडीन की यूटिलाइज से पता चल जाएगी। तो आयोडीन वैल्यू जितनी ज्यादा हमारी अनसैचुरेशन उसमें इतनी ही ज्यादा होगी। तो आयोडीन वैल्यू एक अच्छा काम कर रही है जो हमें किसी भी फैट्स एंड ऑयल में उसके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डबल बॉन्ड के बारे में बताती है। ये हो गया आयोडीन वैल्यू, ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस। ये भी बना के आ जाना, अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर फोर्थ हमारा आता है यहाँ पे ईस्टर वैल्यू। तो ईस्टर वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, तो अगर ईस्टर वैल्यू के बारे में बात करें तो ये क्या है कि इट इज द नंबर ऑफ mg ऑफ KH रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई द ईस्टर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल। तो वही फंडा कि यहाँ भी हमने 1 ग्राम फैट्स एंड ऑयल ले लिया है। अब आपको बताया कि जो फैट्स एंड ऑयल है वो जब बना है तो उसमें क्या है भाई, ये ईस्टर बॉन्ड ही बने हैं। तो जब ईस्टर बॉन्ड बने, अब जब हम इसमें सपोनिफिकेशन कराते हैं तो वो इस बॉन्ड को तोड़ता है और ईस्टर बॉन्ड टूटेगा और टूटने के बाद हमारा क्या है, वहां पे साल्ट बनेगा जो मतलब हमारा पूरा सोप बन जाता है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि हम ये चेक कर लेते हैं कि जो KOH की हम इसमें रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि सपोनिफिकेशन एक तरह से रिएक्शन कराते हैं, तो जब कराते हैं तो हमारे कितने ईस्टर बॉन्ड टूट रहे हैं और जितने ईस्टर बॉन्ड टूटेंगे उतने ही हमारे यहाँ पे मतलब प्रेजेंट होंगे। तो उसी हिसाब से हम पता लगा लेते हैं। और सिंपल और बोला जाए तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन सपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू। ऐसा क्यों है, क्योंकि सपोनिफिकेशन वैल्यू का मतलब क्या था कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जितने ईस्टर बॉन्ड उनको तोड़ के सपोनिफाई कर रहे थे यानी कि साल्ट बना रहे थे। और एसिड वैल्यू क्यों है, क्योंकि जो हमारे फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है ना इसके अंदर वो तो टूटेंगे नहीं, क्योंकि उसमें जो फ्री फैटी एसिड है वो थोड़ी ईस्टर के साथ जुड़े हैं। ईस्टर बॉन्ड वही बना रहा है जो ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा है। तो फ्री फैटी एसिड हमारा जुड़ा नहीं है। तो एसिड वैल्यू में हम क्या निकालते हैं, फ्री फैटी एसिड, और सपोनिफिकेशन में कितने ईस्टर को ये तोड़ रहे हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, जितने ईस्टर को ये तोड़ रहे हैं उसमें से हम फ्री फैटी एसिड अगर माइनस कर देंगे तो एग्जैक्ट हमको ईस्टर वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरह हम ईस्टर वैल्यू को यहाँ निकालते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इट गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन फैट्स एंड ऑयल। तो हमको ये बताता है कि जो हमारे ये फैट्स एंड ऑयल थे इसके अंदर जो ये हमारे OH था यानी कि ये ग्रुप है ये कितने प्रेजेंट है, क्योंकि एक्चुअल में जो OH ग्रुप है यही तो हमारे टूट रहे हैं यहाँ पे। तो इन OH ग्रुप की अमाउंट को ये हमें बताने का काम करते हैं ईस्टर वैल्यू। इसके अलावा इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिटी, सेल्फ लाइफ एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल। तो ये इसकी क्वालिटी सब है, इन सबको भी बताता है। अब हमारे यहाँ पे लास्ट एक आती है रिचर्ड मिशेल वैल्यू, जिसको हम RM वैल्यू भी बोलते हैं। तो इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड। तो अब तक सब हमें बता रहे थे इनसे डिफरेंट चीजें। तो जो RM वैल्यू है ये हमको बताती है कि जो फैट एंड ऑयल है इसके अंदर हमारी वोलेटाइल फैटी एसिड कितने प्रेजेंट है। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ml ऑफ 0.1 NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज दिस सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड ड्राइव फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल। तो इस बार हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे 5 ग्राम फैट्स एंड ऑयल लिए हैं, यानी कि एक की जगह हमने 5 ग्राम फैट्स एंड ऑयल लिए हैं। और इस 5 ग्राम फैट्स एंड ऑयल में जो वोलेटाइल फैटी एसिड है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने QH की हमको रिक्वायरमेंट हो रही है और वो पता लगा लेंगे तो हमको यहाँ पे वैल्यू RM वैल्यू पता चल जाएगी। अब ये किस में काम आती है, तो इट इज यूजफुल इन टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ बटर। देखो नॉर्मली जो हमारा घी आता है ना, बटर होता है, जो बटर वगैरह आप यूज करते हो पराठों पे लगा के जाता है, उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए हम RM वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। सिंस इट कंटेन द गुड कंसंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड, कि उसमें वोलेटाइल फैटी एसिड प्रेजेंट है या नहीं है, और ये प्रेजेंट होने चाहिए। जितने अच्छे प्रेजेंट है वोलेटाइल फैटी एसिड उतना अच्छा हमारा बटर वहां पे होगा। तो RM वैल्यू एक्चुअल में क्या बताता है पूरा कि हमारे बटर वगैरह इनकी प्योरिटी कितनी है और कैसे क्या निकालते हैं, आप यहाँ पे देख लिया। बाकी इसमें एक अलग से क्वेश्चन आता है, राइट वन एग्जांपल ऑफ म्यूफा एंड प्यूफा। ये दोनों का एक एक एग्जांपल देना है। तो देखो म्यूफा क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जो नॉर्मली हमारे फैटी एसिड वगैरह ये थे उसमें अगर कहीं भी सिंपल एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो हमारा हो जाएगा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि उसमें सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब इसके एग्जांपल हमारे वेजिटेबल ऑयल्स में जैसे ऑलिव ऑयल हो गया या कैनोला ऑयल हो गया। लेकिन जो प्यूफा होते हैं उसकी फुल फॉर्म है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसका मतलब क्या है कि दीज आर दोज फैटी एसिड विच कंटेन 2 और मोर डबल बॉन्ड, यानी कि उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। यानी कि ये दोनों अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन म्यूफा में क्या है, मोनो, यानी कि इसमें सिंगल डबल बॉन्ड है, और प्यूफा में क्या है 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल जैसे हमारा फिश ऑयल हो गया या नट्स जो मूंगफली वगैरह इनका तेल, और कुछ वेजिटेबल ऑयल जैसे हमारा फ्लैक्सीड ऑयल हो गया या सोयाबीन का जो तेल आता है या सनफ्लावर ऑयल हो गया। तो इन सब में हमारा प्यूफा यानी कि 2 और ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं।
तो अब हम बात करते हैं अपने यूनिट फोर्थ के सभी क्वेश्चंस के बारे में। तो यूनिट फोर्थ में मेन जो हमारा एक पूरे चैप्टर का नाम हुआ है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, और हमारा क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंड क्लासिफाई पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ नॉर्मली जो भी कंपाउंड है वो हमारे एरोमेटिक होते हैं। और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या इसको हम पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे क्योंकि इसमें रिंग एक से ज्यादा होगी। पॉलीसाइक्लिक मतलब रिंग एक से ज्यादा होना। तो एक्चुअल में पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है क्या? तो हाइड्रोकार्बन हमारा नॉर्मल कार्बन और हाइड्रोजन के लिए मतलब डिनोट किया गया है, और न्यूक्लियर का मतलब होता है कि रिंग स्ट्रक्चर है कोई सा, जैसे हमारा बेंजीन है वो एक रिंग स्ट्रक्चर है, और पॉली मतलब होता है ज्यादा, यानी कि यहाँ पे जो रिंग है वो एक से ज्यादा यूज की गई है। तो जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है वो हमारे ऐसे कंपाउंड है जो हमारे एरोमेटिक है, जो हमारे साइक्लिक है, और वहां पे जो रिंग यूज की गई है वो हमारी एक से ज्यादा है, दो या दो तीन ऐसे होंगी। ठीक है, तो दीज आर दोज क्लास ऑफ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फ्यूज्ड रिंग। फ्यूज मतलब आपस में कनेक्टेड है, ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम की रिंग जो है फ्यूज्ड है। एग्जाम्पल जैसे हमारा नेप्थलीन हो गया या एंथ्रेसीन हो गया। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो ये दो तरीके के हैं, एक हमारे होते हैं बेंजीनॉइड्स और एक हमारे होते हैं नॉन बेंजीनॉइड। तो इसका तो हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है, नॉन बेंजीनॉइड हमारे अलग कभी आएंगे क्योंकि ये रेजोनेंस नहीं है, बेंजीन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। बेंजीनॉइड हमारे रेजोनेंस वाले हैं जो हम यहाँ एरोमेटिक के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक हमारा होगा आइसोलेटेड, एक हमारा होगा फ्यूज्ड रिंग। अब आइसोलेटेड में क्या कि जो हमारे रिंग है देखो वो अलग अलग है। एग्जांपल जैसे हमारा बाइफिनाइल है, तो ये फिनाइल रिंग अलग, बेंजीन ये अलग है, और बीच में इस तरह कनेक्ट है, तो ये बाइफिनाइल रिंग हमारी क्या होगी, आइसोलेटेड वे में हो गई। अब फ्यूज रिंग के बारे में बात करें तो यहाँ जो रिंग है वो आपस में कनेक्ट होगी। तो जैसे हमारी एक लीनियर हो गई, एक एंगुलर होगी। लीनियर क्या होती है, एक लाइन में, तो जैसे यहाँ पे देखो एक बेंजीन दो बेंजीन लाइन में कनेक्ट होते हैं, ये नेप्थलीन हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एक और ऐसी बेंजीन रिंग जोड़ दूं तो वो मेरा हो जाएगा एंथ्रासीन। तो ये लीनियर हो गए। एंगुलर क्या है कि एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं ये आपस में। तो अगर यहाँ फिनेंथ्रीन हमारा एग्जांपल देखोगे तो देखो ये हमारी दो रिंग है बेंजीन, और एक साथ में इधर जुड़ी हुई है अल्टरनेट वे में, तो ये हमारी होगी एंगुलर फ्यूज रिंग पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो अगर आपको डिफाइन भी करना होगा इसी तरह करोगे, जैसे बाइन्यूक्लियर तो इट इज बिलोंग टू द इट इज एन आइसोलेटेड बेंजीनॉइड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन इन विच दो फिनाइल अटैच सेपरेटली या आइसोलेटेडली ऐसे कनेक्ट है। यहाँ पे फ्यूज्ड है, इस तरह आप डिफाइन कर सकते हो। हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा नेप्थलीन है अगर उसकी हम रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, तो कौन सी पोजीशन पे हमारा मोस्टली कंपाउंड अटैच होता है। तो देखो जो नेप्थलीन है उसकी अगर हम पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हो गई। अब जो इसकी मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है वो एक यहाँ हो सकती है, एक पे एक दो पे हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, एक पे हो सकती है और दो पे हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो हमारी है वो हमारी एक पर होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वो ज्यादा स्टेबल होता है और दो पे हमारा थोड़ा कम स्टेबल होता है। ये रीजन है कि इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस रिएक्शन पोजीशन 1 इज मोर प्रेफरेंशियल ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी। तो इसका आंसर क्या होगा कि हमारी पोजीशन 1 को ज्यादा हम प्रेफरेंस यहाँ पे देने वाले हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन बनता है गिव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेप्थलीन। तो देखो नेप्थलीन के बारे में नॉर्मली फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखो पूरी इस यूनिट में नेप्थलीन बहुत ज्यादा हमारा आता है। तो फिजिकल क्या है कि एक हमारा ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक ऑर्डर, ये अच्छा खासा एरोमेटिक होता है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट हमारा होता है लगभग 80 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 218 डिग्री सेल्सियस। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ये हमारा ऑक्सीडेशन भी देगा, रिडक्शन भी देगा, नाइट्रेशन भी देगा और हेलोजिनेशन भी देगा। इसी बात पे हमारे यहाँ फिर क्वेश्चन आता है राइट रिडक्शन रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन, क्योंकि नेप्थलीन रिडक्शन रिएक्शन भी देता है। और कोई हमको दो रिड्यूसिंग एजेंट के नाम लिखने हैं जो अलग से एक क्वेश्चन हमारा बन के आ जाता है। तो नेप्थलीन हमारा रिडक्शन अंडरगोज होगा, तो इसके लिए क्या है कि जब हमारा जो नेप्थलीन है अगर वो सोडियम और इथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है एट द टेम्परेचर ऑफ 78 डिग्री, तो ये हमारा 1,4 डाई एलिन या इसी को हम जो है 1,4 डाई हाइड्रो नेप्थलीन बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये नेप्थलीन है, हमने यहाँ पे नाइट्रोजन सोडियम और C2H5 इनके साथ जब रिएक्ट कराएंगे इथाइल एल्कोहल के साथ में, तो देखो इस जगह से एक हमारे ये पहली पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन, यहां से हमारे क्या होगा डबल बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन का मतलब यहां पे एडिशन हो जाएगा। क्योंकि रिडक्शन में एक्चुअल में क्या होता है अगर आपको बताओ, रिडक्शन मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन होना, और जब यहां से डबल बॉन्ड हटेंगे तो यहां हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे इस तरह। तो अब यहां पे क्या है, यहां से हम करते हैं तो 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8, तो यहाँ 1 और 4 पोजीशन पे हमारे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 1,4 डाई हाइड्रो, यानी कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गए, नॉर्मली एक होता है, तो 1,4 डाई हाइड्रो नेप्थलीन, और इसी को हम यहाँ पे 1,4 डाई एलाइन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी होगी रिडक्शन रिएक्शन। अब दो रिड्यूसिंग एजेंट के अगर नाम देखे जाए तो एक हमारा हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको हम LiAlH4, और एक हमारा हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो ये हमारे बहुत तरफ इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ पे नहीं इस्तेमाल हुआ है, तो ये दो रिड्यूसिंग एजेंट के नाम हो गए।
नेक्स्ट हमारा आता है नेम द प्रोडक्ट ऑफ सल्फोनेशन ऑफ नेप्थलीन अंडर थर्मल कंडीशन। तो जब सल्फोनेशन हम कराएंगे तो भाई इसकी ना दो रिएक्शन होती हैं, और थर्मल मतलब होता है हीट, तो यहाँ पे हीट की वजह से दो अलग अलग रिएक्शन बनती है। अब नेप्थलीन को अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, लेकिन अगर हम उसको 40 डिग्री पे कराते हैं तो हमारी पहली पोजीशन पे ये नेप्थलीन जुड़ेगा और हमारा बनेगा 1 नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे जुड़ गया और ये 95% के करीब बनेगा और ये स्टेबल कंपाउंड है। लेकिन वहीं अगर हम क्या करें, इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, हम इसको 160 डिग्री कर दें, तो हमारी जो नेप्थलीन है वो सल्फोनेशन ग्रुप है, सल्फो ग्रुप, वो हमारा जुड़ेगा दूसरी पोजीशन पे और हमारा बनेगा 2 नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड, और ये भी हमारा एक स्टेबल, इस केस में ये वाला हमारा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, होता है अलग अलग, यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल है। वहीं अगर हम क्या करें कि जो हमारा ये था यानी कि 1 नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड, अगर इसको भी हम 160 डिग्री पे कराएंगे तो ये भी आगे फर्दर हमारा 2 नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये 85% बनेगा, ये हमारा ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। तो ये हमारा सल्फोनेशन की डिफरेंट कंडीशन है, थर्मल कंडीशन है। जब 40 डिग्री पे करेंगे तो 1 नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड और 160 पे करेंगे तो 2 नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पे बनके फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा आता है गिव हावर्ड सिंथेसिस और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फिनाइल्थ्रीन। अब देखो जो फिनाइल्थ्रीन है ना, इसकी हावर्ड सिंथेसिस थोड़ी ज्यादा लेंथी है, तो ट्राई करना कि आप लॉन्ग में देख लेना। अब थोड़ा आपको रिवाइज हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ बता देता हूं। जैसे नेप्थलीन को जब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो नॉर्मली जो हावर्ड सिंथेसिस है इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इसमें हमारा फिनाइल्थ्रीन बन रहा है। ठीक है, तो ये हावर्ड सिंथेसिस है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन है ये एक रिएक्शन होगी जो हमें फिनाइल्थ्रीन की देनी है। तो अगर नॉर्मल हावर्ड सिंथेसिस देखी जाए तो देखो नेप्थलीन लेंगे सबसे पहले, इसके साथ हम लेंगे सक्सिनिक एनहाइड्राइड। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेप्थलीन हमारा क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको दिख जाएगा ये हमारा होता है नेप्थलीन, और जो हमको बनाना है फिनाइल्थ्रीन वो नॉर्मली हमारे ये एंगुलर वाला है। तो हमको यहाँ पे ये दो अगर हम ले लेंगे तो हमको कम मेहनत करनी पड़ेगी ये बनाने में। तो नेप्थलीन लेंगे, उसकी रिएक्शन सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे, यहाँ पे एक पूरा बॉन्ड बनेगा AlCl3 के में, तो ये होगी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगी। ठीक है, ये जब हो जाएगा तो हमारा बनेगा नेप्थोइल प्रोपेनिक एसिड। जो हावर्ड सिंथेसिस है वो 3-4 रिएक्शनों का जोड़ होता है पूरा, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब इसके बाद जहाँ पे जिंक एमेलगेटेड और HCl के फॉर्म कराएंगे तो ये हमारा होता है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अब जब कराएंगे तो हमारा बनेगा नेप्थाइल ब्यूटारिक एसिड। अब इसकी यहाँ हीट कराएंगे H2SO4 के प्रेजेंस में तो बनेगा टेट्राहाइड्रोफिनाइल्थ्रीन की, तो ये ग्रुप पूरा बन गया। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे तो हमारे क्या होगा 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनाइल्थ्रीन। ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन है और ये रिंग क्लोजिंग रिएक्शन है, और ये नॉर्मली हमारी फिर से क्लेमेंसन रिडक्शन है। और उसके बाद हम यहाँ फिर से एक रिडक्शन पैलेडियम के साथ कराएंगे तो हमारा फिनाइल्थ्रीन बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हावर्ड सिंथेसिस एक बार ट्राई करना है कि इसको डिटेल्स में आप लोग देख सको। बाकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो नॉर्मली हमारे जो फिनाइल्थ्रीन है इसको हम क्या कराएंगे, यहाँ पे पोटेशियम क्रोमेट के साथ यहाँ पे एक्चुअल में रिएक्शन कराते हैं, तो K2Cr2O7 और H2SO4 ये हमारे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर से हमारी हटेगा ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का यहाँ पे एडिशन होगा, तो ये फिनाइल्थ्रीन है। अब यहाँ पे हम इधर 2 एडिशन हो जाएगा, ये बन जाएगा 9,10 फिनांथ्रा एंथ्राक्विन, ये एक तरह से डेरिवेटिव की तरह भी काम आता है। अब इसके फिर से हम H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ से हमारा ये ओपन हो जाएगी और ओपन होकर यहाँ पे देखो COOH और यहाँ COH जुड़ेगा और ये बनेगा डाइफेनिक एसिड। तो जब हम यहाँ पे फिनाइल्थ्रीन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं तो हमें डाइफेनिक एसिड देखने को मिल जाता है। बाकी हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन। देखो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यूनिट 4 में, लेकिन बहुत ज्यादा ही बनते हैं, तो कुछ गिने चुने हमने लिए हैं जो आपको करा। बाकी यूनिट 1-2 में काफी ज्यादा क्वेश्चन थे। तो डाइफिनाइल मीथेन में देखा जाए तो इसको हम बेंजहाइड्राइन नाम से भी जानते हैं। इसका मोलिकुलर वेट होता है 168.22 ग्राम पर मोल। अब ये हमारा एक डाइफिनाइल है, तो देखो यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप ये और बीच में CH2 लगा है जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है। अब इसके यूजर देखे जाए तो ये एंटासिड की तरह, यानी कि पेट में जो गैस वगैरह उसमें एंटी डायरियल, डायरिया वगैरह ठीक करेगा, अल्सर जलन वगैरह उसको कम करेगा, एंटी एमेटिक और एंटी एटासिव इन सब की तरह हमारे काम करता है। इसके बाद बात की जाए तो इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ मिथाइलिन डाइफिनाइल डाई आइसोसाइनाइड, इन सब बनाने में हेल्प करेगा, यानी कि पॉलीयूरेथिन बनाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारे इसमें आता है ट्राइफिनाइल मीथेन, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H5 इनका होल ट्राई, ये देखो 3 फिनाइल ग्रुप का होल थ्राइस और बीच में ये CS लगा हुआ है। इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा होता है 244.33 ग्राम पर मोल। अब इसके यूजेस देखे जाए तो ये बहुत सारे डाइज वगैरह जो सिंथेटिक होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है, या ट्राई एराइल मीथेन डाई बोलते हैं। इसके अलावा ये मेडिकल डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम आता है। तो ये थे हमारे इन सब के बारे में। चलिए तो अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट यूनिट 5 के क्वेश्चंस के बारे में। तो इसका नाम है साइक्लोएल्केन। अब देखो साइक्लोएल्केन्स वर्ड एक्चुअल में क्या होते हैं, तो जो हमारे नॉर्मल एल्केन्स होते हैं ना, नॉर्मल एल्केन्स हमारे क्या होते हैं, जैसे मीथेन हो गया CH4, फिर एक और जोड़ दो CH3 हमारा ईथेन हो गया, तो ये नॉर्मल एल्केन्स है। अब इसी में क्या एक थ्योरी आई कि मान लो हम क्या करें, अगर पहले कार्बन को उठा के आखिरी वाले कार्बन के साथ जोड़ दें तो एक हमारे पास क्लोज्ड स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और आपको पता है कि ऑर्गेनिक में जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर हो, जो हमारा हर तरफ से बंद हो, उसी को हम यहाँ पर
पर रिंग बोल देते हैं। रिंग का मतलब केवल सर्कल से नहीं होता है, यहाँ रिंग का मतलब होता है क्लोज स्ट्रक्चर से। तो जो हमारे साइक्लो एल्केन्स एक्चुअल में, साइक्लो वर्ड हमारा साइक्लिक यानी कि रिंग के लिए है, तो साइक्लो एल्केन्स हमारे वो एल्केन्स होंगे जो क्लोज्ड होंगे यानी कि रिंग की फॉर्म में होंगे। तो डिफाइन कैसे करेंगे, दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें एक जानने वाली बात यह है कि सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड है, और अगर सिंगल बॉन्ड है इसमें कंजुगेशन डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये हमारे एरोमेटिक नहीं होंगे। तो ये वो हाइड्रोकार्बन या वो कंपाउंड है जो एरोमेटिक नहीं है। तो दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम ज्वाइंड बाई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म रिंग। यानी कि यहाँ पे देखो कार्बन के साथ जुड़ रहा है और एक रिंग फॉर्म कर रहा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। अब देखो नॉर्मल एल्केन्स को हम पैराफिन्स बोलते हैं, तो साइक्लो एल्केन्स को हम साइक्लो पैराफिन्स बोल देंगे, या इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलेंगे। एलिसाइक्लिक एक अपोजिट होता है एरोमेटिक कंपाउंड का, यानी कि ये साइक्लिक है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। अब ये सिंगल बॉन्ड है तो इसमें sp3 हाइब्रिडेशन देखने को मिलती है। तो इसके नॉर्मल हमारे एग्जांपल हो गए साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, देखो आपको दिख रहा होगा, और ये हमारे मतलब 3 यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो साइक्लोप्रोपेन हो गया। अब इसमें एक और बात ये है कि मिनिमम आपको 3 कार्बन तो चाहिए। देखो 2 कार्बन है तो ये 2 कार्बन आपस में कैसे जुड़ेंगे, और जुड़ के रिंग तो बना ही नहीं सकते, तो आपको एटलीस्ट एक 3 कार्बन चाहिए, जिसके द्वारा पहला यानी कि जो साइक्लो एल्किल का मिनिमम कंपाउंड है वो हमारा साइक्लोप्रोपेन ही बनता है। तो ये हो गया हमारा साइक्लो एल्केन्स के बारे में। अब इनमें जो ये पूरी यूनिट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी, हमारी थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग और हमारी कुल्सन एंड मॉफिट थ्योरी। तो इनको आप भाई अच्छे से करके जाना, जितनी कोशिश होगी मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में और एंगल स्ट्रेन वगैरह क्या होता है। तो देखो बेयर बाबा ने यहाँ पे क्या बोला था, सिंपल सा फंडा ये था कि जैसे नॉर्मल कोई भी हमारा कार्बन है, तो जब वो कार्बन ना टेट्राहेड्रल शेप में नॉर्मली कनेक्ट होता है, ये पीछे जाता है तो ये बॉन्ड इधर बनता है, ये इधर बनता है, इधर और उनके साथ इधर बनता है। तो ये जो हमारा बॉन्ड इनके बीच में बनता है नॉर्मली, वो बनता है 109 डिग्री एंड 228 मिनट। ये एक नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है, और ये होना चाहिए जब भी कार्बन हमारा किसी के साथ जुड़ेगा तो एक नॉर्मल इस एंगल के साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं साइक्लो एल्केन्स में, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बात करते हैं, तो जैसे नॉर्मल अगर हम देखें पहला साइक्लोप्रोपेन के बारे में, तो जब ये आपस में जुड़ता है तो ये बीच में एंगल बनाता है 60 डिग्री का। अब होना कितना चाहिए था 109 डिग्री, लेकिन है कितना 60 डिग्री। तो इस वजह से क्या है, जब नॉर्मल अगर आप देखो जैसे ये हमारा है, अगर मैं इसको मोड़ दूं यहाँ पे सिंपल, या नॉर्मल मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो ये स्केल है, ठीक है। अब ये नॉर्मल 180 पे अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा तो देखो यहाँ पे एक प्रेशर पड़ रहा है ना, और ये अपने आप सीधा होना चाह रहा है, प्रेशर पड़ा अपना सीधा होना चाह रहा है। तो वही ये बता रहा है कि यहाँ पे जो ये कार्बन है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन आपस में जब अटैच है तो ये 60 डिग्री एंगल से अटैच है, यानी कि बहुत क्लोजली अटैच है, यानी कि ऐसे अटैच है। अब ये नॉर्मल 109 डिग्री पे जाना चाहते हैं, और ऐसे जाने के लिए ना, जब ऐसे नॉर्मल जाने के लिए ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं जो इन दोनों को यहाँ से तोड़ने पर मजबूर कर रहा है। यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि इन पे एक अलग सा प्रेशर है, दबे हुए हैं, और इसी प्रेशर दबे हुए को हम यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। अब बेयर बाबा ये बोल रहे थे कि ये जितना ज्यादा होगा, यानी कि एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा, वो कंपाउंड हमारा उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। अब अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि उस पर क्या है, एंगल स्ट्रेन पड़ रहा है, यानी कि वो 109 नॉर्मल होने चाहता है लेकिन वो 60 डिग्री पे है, तो इतना जो बीच का एंगल का डिफरेंस है वो एक्चुअल में क्या है, एंगल स्ट्रेन कहलाता है। और वो इनके ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा है कि साइक्लोप्रोपेन पे एक इस तरह का प्रेशर है जो वापस रिटर्न होना चाहता है 109 डिग्री पे, यानी कि दोबारा 109 पे जाना चाहता है लेकिन जा नहीं सकता, क्योंकि भाई ये क्लोज्ड है, और इसी चक्कर में ये अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा फंडा इनका था कि इन्होंने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था अबाउट स्मॉल एंड लार्ज रिंग के बारे में, जो क्लोज रिंग होती है ना उनके बारे में, कि वो एंगल स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबल होते हैं। तो इन्होंने सिंपली क्या दिया था, रिलेटिव स्टेबिलिटी दी थी साइक्लो एल्किन की, जो भी स्टेबिलिटी है उनके बारे में। तो 1885 में एडोल्फ बॉन बेयर ने ये थ्योरी प्रपोज की थी। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा, यानी कि नॉर्मल इन्होंने क्या बोला, एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो डिपेंड अपॉन एंगल स्ट्रेन इन साइक्लो एल्किन, द मोर एंगल स्ट्रेन द मोर अनस्टेबल। अब एंगल स्ट्रेन क्या होता है इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो नॉर्मली क्या है कि एंगल स्ट्रेन एक एंगल डिफरेंस बिटवीन होता है डिजायर्ड एंगल एंड एक्चुअल एंगल। अब डिजायर्ड एंगल क्या है, जो हमारा होना चाहिए एक्चुअल में 109 डिग्री एंड 28 मिनट, ये हमारा होना चाहिए था एंगल स्ट्रेन, सॉरी मतलब ये हमारा डिजायर्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। अब एक्चुअल एंगल क्या है, तो ये हमारा हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग है। तो अगर हम साइक्लोप्रोपेन के लिए देखें, जो पहला कंपाउंड है, तो साइक्लोप्रोपेन में क्या है 60 डिग्री हमारा होता है नॉर्मल। तो हमारे यहाँ फॉर्मूला होता है एंगल स्ट्रेन निकालने के लिए कि एंगल स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/2 डिजायर्ड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 डिजायर्ड एंगल हमारा 109 डिग्री 28 मिनट माइनस एक्चुअल एंगल यहाँ पे। तो एक्चुअल एंगल क्या होता है यहाँ पे 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस हम यहाँ 60 डिग्री लिख देंगे। तो
109। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, जब भी आप कैलकुलेट करोगे कि जो हमारा ये है जैसे 109 डिग्री एंड 28 मिनट, तो एक जो डिग्री है ना, एक डिग्री में हमारी 60 मिनट होती है। क्या होती है? 60 मिनट। तो जब आप इसमें से 60 को माइनस करोगे, तो माइनस करने के लिए आपका इधर पॉइंट वहाँ पे 0 है, तो जब आप यहाँ माइनस करोगे तो किस तरह निकल के आएगा, एक बार यहाँ आप देख लेते हैं। तो यहाँ तो नॉर्मल हमारा 28 आ गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इधर क्या है, ये 9 आया और इधर क्या है 4, तो 49 डिग्री एंड 28 मिनट आया। अब इसको क्या है, हमको डिवाइड करना है 2 से। क्या करना है? 2 से डिवाइड। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो कैसे आएगा, 2 2 4 नॉर्मल हो गया। अब 2 4 8। अब यहीं पे कहानी आप लोग गड़बड़ कर देते हैं, 2 4 8, तो यहाँ से 1 डिग्री बच गया। अब जब 1 डिग्री इधर जाएगा ना, तो ये 12 नहीं होगा, 1 डिग्री बराबर होती है 60 मिनट। तो हमें क्या करना है कि ये जो 28 है ना, इस 28 मिनट में हमको 60 मिनट ऐड करनी है। क्यों? क्योंकि पूरा 1 डिग्री इधर गया है। तो जब ऐड करेंगे तो देखो 8 आ गया और 6 2 8, तो 88 मिनट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और जब 88 मिनट को 22 करेंगे तो 2 4 2 4, तो यहाँ पे हमारा जो एंगल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 24 डिग्री एंड 44 मिनट। तो ये एक्चुअल में हमारा एंगल स्टैंड निकला है। अब इसी तरह हम एंगल स्टैंड बाकी के निकाल लेंगे। तो साइक्लोप्रोपेन का होता है 24 डिग्री 44 मिनट, साइक्लोब्यूटेन का 9 डिग्री 44, साइक्लोहेक्सेन का 5 डिग्री 16 और माइनस, देखो माइनस प्लस में आपको पता है एंगल में क्या ही माइनस क्या प्लस, ये नॉर्मल होता है। और साइक्लोपेंटेन में 0 डिग्री एंड 44 मिनट होता है। अब यहाँ पे क्या है कि इनके अकॉर्डिंग, बेयर स्टैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जितना ज्यादा एंगल स्टैंड होगा वो उतना कंपाउंड अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी अनस्टेबिलिटी देखते हैं तो साइक्लोप्रोपेन सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें 24 डिग्री है, फिर यहाँ 9 डिग्री है तो ये है, फिर हमारा साइक्लोहेक्सेन में 5 डिग्री है ये, और साइक्लोपेंटेन ये है। तो अगर हम स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू बेयर स्टैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा होता है साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोब्यूटेन, और फिर होता है हमारा साइक्लोप्रोपेन। किन के अकॉर्डिंग? एंगल स्टैंड के अकॉर्डिंग। अब यहीं पे बेयर स्टैंड की एक लिमिटेशन भी निकल के आती है कि देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो साइक्लोहेक्सेन है ना वो हमारा ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि भाई साइक्लोहेक्सेन में अच्छा खासा हमारा 120 डिग्री का एंगल बनता है, तो अच्छा खासा नॉर्मल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बेयर स्टैंड कि भाई साइक्लोपेंटेन में हमारा जो एंगल स्टैंड है वो कम निकल के आ रहा है, इसलिए इनके अकॉर्डिंग साइक्लोपेंटेन ज्यादा स्टेबल है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में हमारा साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये इनकी एक लिमिटेशन भी निकल के आती है, और इसीलिए जो बेयर स्टैंड थ्योरी है वो लिमिट हो जाती है हमारी किन तक, हमारे स्मॉल वाले जो रिंग होते हैं वहां तक। यानी कि जो बेयर स्टैंड थ्योरी है वो हमारी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन इन 3 के लिए अच्छे से काम करती है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन उसके ऊपर वालों के लिए ये काम नहीं करती है। तो ये हो गया सारा बेयर स्टैंड थ्योरी के बारे में चट्टा गिटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारी आती है व्हाट इज कुल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी, या इसको बनाना बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। या आपके लिए कई बार क्वेश्चन आएगा कि बनाना बॉन्ड क्या होता है या बेंट बॉन्ड क्या होता है। तो देखो कुल्सन एंड मॉफिट थ्योरी ने क्या बोला था कि इट इज आल्सो, एक तो इसको बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं। तो इन्होंने भी ना एक्चुअल में वही दिया था कि जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है, यानी कि जो नॉर्मली हमारा साइक्लोप्रोपेन है, ये इतना ज्यादा अनस्टेबल क्या होता है, इसी के बारे में इन्होंने बताया था। तो इन्होंने क्या बोला कि इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ कार्बन ऑर्बिटल। यानी कि इन्होंने क्या बोला, जैसे नॉर्मल कोई भी हमारे कंपाउंड है तो वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, सिंपल सा फंडा है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग करते हैं ना, तो वो ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि नॉर्मल प्रोपेन में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड की इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। अब नॉर्मली कहीं जगह पाई बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड की इस तरह ओवरलैपिंग होती है। लेकिन जो हमारा ये है, यहाँ पे क्या है, एंगल स्ट्रेन है, और एंगल स्ट्रेन की वजह से यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो हमारी होती है बेंट बॉन्ड बनाता है। यानी कि ना वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है ना ही वो पाई बॉन्ड बनाता है, वो इन दोनों के बीच का एक बॉन्ड बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये बेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये बेंट बॉन्ड है वो सिग्मा जितने, यानी कि नॉर्मल इसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और पाई से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ओवरऑल क्या है कि वो जो नॉर्मल प्रोपेन है उससे कम मतलब वीक होता है। और यही रीजन है कि ओवरऑल जो हमारी यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है वो हमारी वीक हो जाती है। इसको एक बार आप लॉन्ग वीडियो में जाके देखना, आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो ग्रेटर द ओवरलैपिंग ऑफ एलिमेंट्स स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो साइक्लोप्रोपेन है वहां पे बेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और वो स्ट्रेन की वजह से हो रहा है, जिस वजह से ये एक बनाना की तरह लगता है, तो इसको बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। लेकिन ये हमारा क्या है, सिग्मा से वीक होता है, और सिग्मा से वीक होने की वजह से ये ओवरऑल जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है वो हमारा एक वीक हो जाता है। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या था कि ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी हमारी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग हमारी कम अच्छी हो रही है, और यही रीजन है कि हमारी जो ओवरऑल जो साइक्लोप्रोपेन की बॉन्डिंग है वो हमारी कम हो जाती है, और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो कुल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी सिर्फ इतना बता रही है कि ड्यू टू ओवरलैपिंग, यानी कि ओवरलैपिंग कम होने की वजह से हमारा बेंट बॉन्ड बनता है। और ये देखने में अगर देखोगे थोड़ा बनाना जैसा लगता है, इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। तो ये बनाना बॉन्ड बनता है, और ये एक पुअर ओवरलैपिंग है, जिस वजह से जो साइक्लोप्रोपेन है वो हमारा कम स्टेबल होता है। तो इन्होंने भी स्टेबिलिटी बताई, लेकिन इन्होंने ओवरलैप के बेस पे बताई कि ये कम स्टेबल होता है। बाकी एक बार लॉन्ग वीडियो आप अच्छे से देख लेना।
बाकी इसकी हमारे एक थर्ड थ्योरी आती है सेसे-मोहर थ्योरी। अब सेसे-मोहर थ्योरी का क्वेश्चन ये आया था कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ सेसे-मोहर थ्योरी। तो इसको हम जो है थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग नाम से भी जानते हैं। अब इन्होंने ये थ्योरी 1980 में दी थी। किसने दी थी? एक सेसे थे, एक मोहर जी थे, दोनों को मिला के सेसे-मोहर थ्योरी कहते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था ना, इन्होंने एक नया कंसेप्ट बोला। इन्होंने बोला कि जो हमारे साइक्लो एल्केन्स हैं वो नॉट प्लेनर है, यानी कि वो केवल एक प्लेन में नहीं है। जैसे हमारा ये XYZ ये होता है, तो पैसे क्या था, हमें एक प्लेन में पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि एक प्लेन में नहीं है, ये ट्रिपल प्लेन में चल रहा है, यानी कि नॉन प्लेनर है, यानी कि ये को प्लेनर है। इसमें XYZ तीनों में धरेगा। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है, यानी कि जो ऊपर के थे, जो बेयरस्टेन थ्योरी नहीं कर पाई थी, वो नॉन प्लेनर होते हैं और वो फोल्डेड और पकड़ दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इस वजह से उन पे किसी भी तरह की स्ट्रेन नहीं लगती है और वो हमारे कंप्लीटली फ्री होते हैं और वो 109 डिग्री बॉन्ड एंगल को अपना प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं? तो ये देखो, यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन है, नॉर्मली हमारा ये साइक्लोहेक्सेन होता है। तो ये हमारा क्या है, दो यहाँ पे थ्योरी में ये होती है बोट फॉर्म, यहाँ पे दिख रहा होगा बोट फॉर्म। तो इसमें ये हमारा बिलो द प्लेन है और ये आगे वाले हमारे अबव द प्लेन है। तो इस तरह हमारे बिलो अबव करके हमारे जो टोटल एंगल है हर जगह वो हमारा कितना है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट अचीव कर लेते हैं। इसी तरह सेम हमारे चेयर फॉर्म है। तो चेयर फॉर्म में कहीं भी देखोगे ये जो हमारा बॉन्ड एंगल बन रहा है इस तरह, यानी कि ऐसे एंगल में बन रहा है ट्रिपल, यानी कि एक तरह से 3D आप समझ लो कि 3D में, यानी कि नॉर्मल ये हमारा होता है, लेकिन अगर यहीं पे मैं क्या करूं कि इधर एक और बॉन्ड जोड़ दूं तो ये मेरा क्या होगा, ट्रिपल उसमें हो गया, 3D में हो गया। अब 3D में है तो भाई कोई स्ट्रेन पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जो हमारा इस तरह हो जाएगा। तो 3D में कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता, इसीलिए इसको यहाँ बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस। दो फॉर्म, बोट फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म होती है, और इन दोनों फॉर्म में भी देखा जाए तो चेयर फॉर्म हमारी ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें एक्सियल और इक्विलेटरल, इसमें दो पोजीशन में हमारे हाइड्रोजन आयन भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आपको सेसे-मोहर थ्योरी भी अच्छे से समझ आ गई होगी, क्या कैसे पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लो एल्केन्स के बारे में। तो देखो, मैंने आपको पहले ही समझाया कि वेयरस्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग अलग था, लेकिन एक्चुअल में क्या है, साइक्लोहेक्सेन हमारा ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद साइक्लोपेंटेन है, फिर साइक्लोब्यूटेन है, फिर हमारा साइक्लोप्रोपेन है। तो ये हमारी होगी स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई साइक्लोप्रोपेन इज रिएक्टिव टुवर्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन। अब देखो, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जैसे हमारे ये साइक्लोब्यूटेन प्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपेन में जो एंगल स्ट्रेन है वो 24 डिग्री है और ब्यूटेन में 9 डिग्री है। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करके देखा जाए तो प्रोपेन पे ज्यादा एंगल स्ट्रेन पड़ रहा है, यानी कि इस पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, और जब ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो ये जल्दी टूटना चाहता है। क्या है? जल्दी टूटना चाहता है। यही रीजन है कि जो हमारे रिंग ओपनिंग रिएक्शन है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन में ये साइक्लोप्रोपेन जल्दी टूटेगा और ये ज्यादा रिंग ओपनिंग रिएक्शन देगा। यही सारी बातें लिखी हैं कि इन साइक्लोप्रोपेन में जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल वो 60 डिग्री है, जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है 109 डिग्री 5, उससे ये बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस है, इसलिए इस पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ रहा है और प्रोपेन पे हमारा कम स्ट्रेन पड़ रहा है। यही रीजन है कि जो हमारा ज्यादा एंगल स्ट्रेन या रिंग स्ट्रेन की वजह से साइक्लोप्रोपेन हमारा जल्दी टूट जाएगा रिंग ओपनिंग रिएक्शन में एज कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन। अब 7th हमारा क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन। जो हमारा ईथेन है उनकी डिफरेंट कन्फर्मेशन क्या बनते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के हमारे कन्फर्मेशन बनते हैं, स्टैगर्ड और इक्लिप्स। जो वैसे सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन था लेकिन यहाँ आ गया था। तो यहाँ पे देखो, जब हमारे ये एकदम अल्टरनेट यानी कि ऐसे हो तो ये हमारा कहलाता है स्टैगर्ड फॉर्म, ये आपको दिख रहा होगा। और इक्लिप्स होता है जब एकदम एक दूसरे के ऊपर होते हैं, यानी कि ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही है, तो ये हमारे इक्लिप्स कहलाते हैं। तो ये दो कंफर्मेशन हमारी बनती है ईथेन के अंदर। तो अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आता है गिव रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। तो ये भी आ सकता है, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने रिएक्शन लिख दी कि जब साइक्लोप्रोपेन हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक Cl हमारा यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ से H निकल के HCl बाहर, तो ये हमारा बन जाएगा क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। सिंपल है। फिर हमारा एक ये है कि साइक्लोप्रोपेन को अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ ऐड कराते हैं तो यहाँ पे एक रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो एक C के साथ H जुड़ जाएगा और एक इसके साथ Br जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो H जुड़ गया तो CH3 CH2 CH2 और इसके साथ हमारा एक Br जुड़ गया, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन हमारा बन जाएगा। फिर अगर हम इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक तरह से रिडक्शन रिएक्शन है, और रिडक्शन में भी क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन ऐड होगा। तो जब ये टूटेगा यहाँ से तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो हमारा नॉर्मल प्रोपेन बनके तैयार हो जाएगा। तो ये थे हमारी कुछ रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन के बारे में। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और ये वीडियो हो गई काफी लेंथी, तो आप देख रहे हो कितने सारे। तो इसकी पीडीएफ आपको क्रैश कोर्स केयरवेल फार्मा के अंदर मिल जाएगा, ऐप के अंदर। और अब आपको कमेंट में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड डिफाइन करनी है। बाकी कैसी क्या लगी वीडियो भाई कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो। बाकी हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।